नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। बीए के सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर कल देने जा रहे हैं, तो आप यह वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। आज के वीडियो के माध्यम से इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक के सभी यूनिट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होने वाली है, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। यही नहीं, केवल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका पेपर अभी लगा हुआ है और बाकी सारे विश्वविद्यालय का पेपर हो चुका है। थर्ड सेमेस्टर का कोर्स शुरू हो चुका है। कोर्स कैसे लेना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। 6 महीने को तक आप पढ़ेंगे मात्र 100 रुपए फीस में, सभी सब्जेक्ट वो भी पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देने योग्य बात है कि चाहे आप मेजर की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे माइनर में आपका पॉलिटिकल साइंस है, आपको पढ़ना क्या पड़ता है? आपको पढ़ना पड़ता है पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल थियरी को क्या बोलते हैं? राजनीतिक सिद्धांत। और कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? अवधारणा हिंदी में। यानी राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणाएं या अवधारणा, ये आपको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में। ठीक है, महामैराथन क्लास है, यानी कि सभी यूनिट्स को कवर करने का प्रयास, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बेसिकली। केवल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ही नहीं, बल्कि आप देखते हैं 2026-2027 के लिए भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ऐसे ही आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे डीडीयू के लिए ऑब्जेक्टिव वाला, वो सब मैं ऑलरेडी करवाता हूँ। ऑब्जेक्टिव जिनकी परीक्षा होती है उनके लिए भी, और लिखित वालों के लिए भी। बेसिकली लिखित वालों के लिए लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव वालों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पर। ठीक है, और बाकी जो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर होते हैं वो अलग बनाए जाते हैं। तो सभी चैनल पर हमारे आपको मिल जाएंगे, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। हाँ, तो जननायक चंद्रशेखर बलिया हो गया आपका, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका और भी कई प्रोफेसर रज्जू भैया राजेंद्र प्रसाद जो विश्वविद्यालय है आपका इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो। तो उन सभी में मैं एक प्रकार से सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस लगभग सेम ही है, कोई सिलेबस में चेंजमेंट है ही नहीं, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और बाकी सभी विश्वविद्यालयों में कहीं कहीं पर ये पॉलिटिकल साइंस को प्रथम सेमेस्टर में देता है, पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट को किसी किसी में सेकंड सेमेस्टर में। तो कहीं पर भी आपका ये पढ़ रहे हैं आप, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी विश्वविद्यालयों में ही आएगा। ठीक है, बाकी जैसे मासा कुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड, डीडीयू सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, इन सभी में परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, तो उन सभी के लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं। बाकी बिहार विश्वविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में है, तो सब कुछ आपको मिलता रहेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए तो आप पढ़ ही रहे हैं। चले, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आ चुका है, न्याय के विभिन्न पक्षों का प्रकाश डालिए या पर प्रकाश डालिए। न्याय के कई पक्ष होते हैं। ठीक है, न्याय न्याय कैसे मिलता है? मान लेते हैं आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, आपको किसी ने मारा पीटा है, तो आपको न्याय दिलवाने का काम न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका जो होती है वो दोनों पक्षों को सुनती है, वकील वगैरह बहस करते हैं, और उसके बाद में जिस तरीके के या जिसके पक्ष में झुकाव होता है, या जिसके एक प्रकार से बढ़िया तरीके से सबूत वगैरह मिल जाते हैं, तो आपको जो है एक अपराधियों को दंड, और जो अपराधी नहीं है उनको न्याय मिलता है। ठीक है, तो दंड और न्याय एक सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं, समझे। न्याय के कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष होते हैं। एक कानूनी न्याय मतलब कानूनी पक्ष होता है न्याय का, एक राजनीतिक पॉलिटिकल, एक समाज का न्याय होता है, और एक आर्थिक न्याय होता है। न्याय का प्रत्येक पक्ष एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। कानूनी पक्ष से आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो। जैसे अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान आपने पढ़ा होगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, समता माने समानता, विधि माने कानून, कानून के हिसाब से सब बराबर होंगे। ये कानूनी न्याय आपको हो गया, यानी कानून के हिसाब से हर व्यक्ति बराबर होगा, चाहे वो राजा हो और चाहे वो कोई एक प्रकार से गरीब दुखिया हो। सबको एक प्रकार से कानून जो होता है अपनी नजरों में बराबर के दृष्टिकोण से देखता है, समभाव से देखता है। ठीक है, क्योंकि कानून की नजरों में सब बराबर है। तो ये होता है आपका कानूनी न्याय।
राजनीतिक न्याय क्या है? पॉलिटिकल जो न्याय होता है वो, इसका साधारण अर्थ है कि हर व्यक्ति का बिना किसी भेदभाव के राज्य की शक्ति में हिस्सा लेना। यानी कि बिना किसी भेदभाव के, कोई भेदभाव धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव, प्रजाति के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भैया तुम गोरे हो तुमको पहले मिलेगा, तुम काले हो तुमको बाद में मिलेगा, तुम ज्यादा सुंदर हो, तुम पुरुष हो इसलिए पहले मिलेगा, या तुम महिला हो तुमको पहले मिलेगा। ये सब कोई सिस्टम नहीं है। यानी सभी बराबर हैं। कोई भेदभाव, राज्य की शक्ति में हिस्सा लेने के लिए किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका हो गया राजनीतिक न्याय। तीसरा न्याय है आपका सामाजिक न्याय, न्याय का पक्ष। सामाजिक न्याय, इसका मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर और सुख सुविधा उपलब्ध हो। यानी कि समाज में किसी प्रकार का कोई छुआछूत ना हो। अनुच्छेद 17 जो है साफ साफ कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। कोई व्यक्ति ना ऊंचा है ना कोई व्यक्ति नीचा है। किसी व्यक्ति को यह नहीं कह सकते कि आप भाई इस समाज से आते हो इस वजह से मैं आपको, आप मेरे खटिया पे नहीं बैठ सकते या मैं आपको छू नहीं सकता। वैसे खटिया उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो कह सकता है कि भाई आप मेरे यहाँ पर मत आइए, आपको भगा सकता है अपने द्वार से, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाति के नाम पर आपको वहां से ऐसा करे कि आप इस जाति को हो इस वजह से आपको ऐसा किया जा रहा है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। यानी कि जाति, धर्म, किसी आधार पर किसी प्रकार का कोई ये नहीं कहा जाएगा कि भाई तुम समाज में नीचा हो, तुमको अवसर नहीं मिलेगा, सब कुछ। यानी व्यक्ति को समाज में समान अवसर और सुख सुविधा मिलेगा। चौथी बात, आर्थिक न्याय का अर्थ है क्या? आर्थिक न्याय क्या है? शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था का अंत करना, जैसे सामंतवादी व्यवस्था या ऐसे तमाम प्रकार की व्यवस्था थी जिस पर एक प्रकार से उच्च वर्गों का अधिकार था। तो ऐसे में सभी को समान अवसर अर्थ के मामले में मिले ताकि सभी लोग आगे बढ़ सके, सबको एक प्रकार से आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये न्याय के विभिन्न पक्षों के बारे में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी पक्ष थे मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़िएगा अगला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। शक्ति के व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियरल अप्रोच कहा जाता है व्यवहारवादी उपागम को अंग्रेजी में। तो शक्ति का जो व्यवहारवादी उपागम है, इसको अपनाने के पीछे क्या कारण रहे हैं, उन कारणों पर प्रकाश डालिए। प्रकाश माने टार्च नहीं जलाना है, प्रकाश माने लिखना है, उसके बारे में बताना है कि हाँ कैसे हो गया। देखिए, तो शक्ति के व्यवहारवादी उपागम को राजनीतिक शक्ति का अध्ययन करने के लिए अपनाने के प्रमुख कारणों का विवरण इस प्रकार से है। किस प्रकार से? पहला पॉइंट लिखेंगे, शक्तिशाली व्यक्ति में एक दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। पहली बात, अगर हम कंट्रोल कर पाएंगे या शक्ति के व्यवहारिक उपागम को लागू कर पाएंगे जिसमें शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा, ऐसे में सबसे जरूरी है कि शक्तिशाली व्यक्ति जो हैं उसमें एक दूसरे के व्यवहार को कंट्रोल करने की क्षमता हो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर कंट्रोल कर सके, दूसरा उस पर कंट्रोल करने की शक्ति हो। दूसरी बात, शक्ति को एक गतिविधि माना जाता है। इस गतिविधि का अवलोकन, अवलोकन माने उस पर नजर रखना, किया जाता है, उस पर देखभाल करिए, अवलोकन किया जाता है। शक्तिशाली व्यक्ति के पास समुचित आधार होना चाहिए शक्ति का, ठीक है, किस आधार पर शक्ति आप रख रहे हो। दूसरी बात, दूसरों पर नियंत्रण रखने का संबंध शक्ति से होता है। पावर के द्वारा ही, शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति एक दूसरे पर कंट्रोल पाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक राजा के पास पावर होती है तो वो अपने राज्य पर कंट्रोल रखता है, या मान लेते हैं एक मतलब किसी के पास जब पावर होती है तभी वह आगे चल करके एक अच्छे तरीके से वो कंट्रोल कर पाता है, लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाता है। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग चीजों को। यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल पाया जाता है। यह विचार गोल्ड और हैमर सील्ड नाम के विद्वानों ने, गोल्ड हैमर और सील्ड नाम के विद्वानों ने व्यक्त किया तथा इजाक ने शक्ति की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए। कहा कि शक्ति संबंधों में कतिपय संपर्क होना चाहिए। दूसरी बात, व्यवहारवादी प्रक्रिया प्रभावक और प्रभावित दोनों को ही निष्पादित करती है। यानी व्यवहारवादी उपागम जो होता है हर चीज को एकदम सरल तरीके से समझाए, जैसे व्यवहार में यानी बिहेवियर में एक प्रकार से उसको सेट किया जाए, ये होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका, सत्ता का अर्थ लिखिए। सत्ता किसे कहते हैं? सत्ता, सत्ता की भनक आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, सत्ता का हनक है, सत्ता की भनक है। यानी पावर जिसके हाथों में, सत्ता जिसके पास होती है उसी के पास पावर होती है, उसी के पास शक्ति होती है। जैसे इस समय अगर पावरफुल कौन है, इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पावर है, क्योंकि वो सत्ता में है। तो वो जो है सत्ता में है तो वो राजनीतिक चीजें, राजनीतिक शक्तियां जो है अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, नियम कायदे बदल सकते हैं,
ठीक है, संशोधन करके, क्योंकि जो प्रक्रिया उसके अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, जबरदस्ती नहीं बदल सकते हैं कि भाई कोई लिखा पूरा संविधान में आज उठे जो है मन हुआ बदल दिया, तो नहीं बदल पाएंगे। उसके लिए 2/3 बहुमत का होना बहुत जरूरी है, सांसदों का 2/3 बहुमत लगेगा कोई भी नियम कायदा बदलने के लिए, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बदला जाता। तो सत्ता का क्या है? विद्वान सत्ता के संबंध में एक मत नहीं है, अलग अलग विद्वान सत्ता की अलग अलग परिभाषा देते हैं, ठीक है। कुछ विद्वानों ने सत्ता का अभिप्राय, अभिप्राय मतलब औचित्यपूर्ण श्रेष्ठता की आधार भूमि पर अनुज्ञा और स्वीकृति प्राप्त करने की योग्यता से लगाया है। तो कुछ विद्वानों ने उसे व्यवहार का एक विशेष समुच्चय माना है कि व्यवहार का एक समुच्चय है, यूनियन है। सॉरी। एक अन्य विद्वान के अनुसार सत्ता वह विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें वह व्यवहार प्रकट होता है। यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह औपचारिक सत्ता के अभाव में किसी विशिष्ट परिस्थिति में सत्ता धारण किए रहे। सत्ता की मात्रा में वृद्धि राज्य व्यवस्थाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यह पूर्णतया अनुचित है कि सत्ता की अभिवृद्धि के लिए प्रभाव व शक्ति का प्रयोग अनिवार्य है। शक्ति और इफेक्टिव शक्ति का प्रभाव जबरदस्ती किसी पर सत्ता हासिल करे तो ये गलत है। सत्ता प्रजातंत्र प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होती है, यानी कि प्रजातंत्र प्रणाली के लिए, लोकतांत्रिक सिस्टम है, इसके लिए सत्ता का होना बहुत जरूरी है। सत्ता की परिभाषा करते हुए रोवे नाम के एक विद्वान हैं, वो कहते हैं कि सत्तारूढ़ व्यक्तियों, सत्ता पर जो बैठे व्यक्ति हैं, वो वह व्यक्ति समूह, यानी जो समूह बैठा है सत्ता पर, काम कर रहा है, शासन कर रहा है, हमारे राजनीतिक विनिश्चयों के निर्मित करने व प्रभावित करने का अधिकार होता है उनको, बिल्कुल, ठीक है। राजनीतिक जो निश्चय होते हैं उसको बनाने का, बिगाड़ने का अधिकार उनके पास होता है जिनके पास सत्ता होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। यहीं पर एक चीज और आप जान लें, जो बच्चे हमारे 3rd सेमेस्टर के कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं वो तुरंत जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे क्या, अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर के नेम लिख दीजिएगा। आपके पास एक व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। जैसे आप अभी 2nd सेमेस्टर में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं कल, तो आप इसका पीडीएफ और इंपॉर्टेंट वीडियो मैं सेंड कर दूंगा, प्लेलिस्ट की लिंक, और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गए 2 3 4 मॉडल पेपर के, वो आप पढ़ लीजिए, 2 मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मैं भेज दूंगा, तो इससे से आपका हो जाएगा वो पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, सोशियोलॉजी का पेपर लगा तो सोशियोलॉजी का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। लेकिन काफी सारे बच्चे जो है वो 3rd सेमेस्टर में, चूंकि अब 3rd सेमेस्टर में जुड़ना चाहते हैं, तो 3rd सेमेस्टर का कोर्स भी शुरू हो चुका है। तमाम पीडीएफ, तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कैसे पेपर आते हैं ऑब्जेक्टिव के लिखित के, सब मेरे पास अवेलेबल है, सबको सॉल्व कर किया जा रहा है, वो सब आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महाभारतन क्लास की प्लेलिस्ट की लिंक, वीडियो लेक्चर, सिलेबस, सब कुछ आपको मिलेगा। तो 3rd सेमेस्टर का ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। इसके लिए भी यही सेम प्रोसेस 91 61 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर नेम, ठीक है। फिर आपको पास स्कैनर भेजेंगे, उसी पर 100 रुपए आपको जमा करने होंगे, उसके बाद में आपको 3rd सेमेस्टर में भी जोड़ दिया जाएगा। इसमें जुड़ने के बाद मिलेगा क्या, लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है। वैलिडिटी आपकी 6 महीने तक आप ग्रुप में जुड़ेंगे, 100 रुपए में 6 महीने तक आपकी क्लास होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एमसीक्यूज टाइप के मॉडल पेपर भी मिलेंगे, और साथ ही साथ में लिखित टाइप के मॉडल पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, वो सब जानकारी, कॉपी कैसे लिखें, किस तरीके से नंबर आते हैं, किस तरीके से लिखना होता है, वेल डिटेल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसके साथ साथ जैसे लाइव क्लास हो गई, आप नहीं देख पाए उसको, तो उसके लिए वीडियो लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे, वो भी आप जब जी चाहे देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सभी का जो भी लेक्चर आपके होंगे यूट्यूब पर, उन सभी के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। कुछ कुछ जो प्राइवेट क्लास होगी या इधर उधर की क्लास होगी वो भी आपको मिल जाएगी, जो सबको नहीं मिलेगी। ठीक है। सॉरी। ये सब चीजें आपके लिए व्यवस्थित हो रही हैं, सभी सब्जेक्ट का, और यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट की फीस नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट की फीस है। यानी कि अगर आप जियोग्राफी सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा, को करिकुलर का भी साथ में मिल जाएगा, मेजर माइनर को करिकुलर, यानी चारों पांचों सब्जेक्ट की आपकी तैयारी जो हो जाएगी केवल 100 रुपए फीस में हो रही है। तो केवल किसी को भ्रमित, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो रही है चाहे लिखित टाइप की, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप चाहते हैं कि हमको गुरुजी 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर एक साथ लें तो कुछ हमारा फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। आपका 2nd का भी आपको मिल जाएगा और 3rd सेमेस्टर का आपका कोर्स मिल जाएगा, यानी कि केवल 150 रुपए लगेंगे, तब 200 रुपए आपके नहीं लगेंगे, यानी 150 रुपए में आपका 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का केवल 150 रुपए फीस, एक सेमेस्टर का फीस लेंगे तो 100 रुपए फीस, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस कर दीजिए,
तुरंत जुड़ जाइए। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है, आपके लिए लेक्चर पूर्ण रूप से वैध है। जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर, सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मासा कुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजीपीआरयू बरेली रोहिलखंड, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया बिहार के अधिकतर विश्वविद्यालय, राजस्थान के, और इसके अलावा आपका जहां तक जो है हिंदी समझी जाती है तो हिंदी भाषी उत्तराखंड के कई विश्वविद्यालय, तो सभी में आप देखते हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सिलेबस सेम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जुड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो सब लघु उत्तरीय के क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आ सकते हैं, इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बना करके लिख देंगे, दीर्घ उत्तरीय का भी यही बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका, राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है? मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स कौन है? कार्ल मार्क्स जो है ये वर्ग संघर्ष के विचारक है। वर्ग संघर्ष माने ये एक वर्ग, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक धनी वर्ग होता है और एक गरीब वर्ग होता है, यानी एक पूंजीपति वर्ग है जो धनी है, और जो गरीब वर्ग है उसको सर्वहारा वर्ग कहा, यानी कि वो मिल में काम करता है। तो यही वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। तो कार्ल मार्क्स जो है हमेशा पूंजीपति का विरोध करते हैं और साम्यवाद यानी समाजवाद का समर्थन करते हैं। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया कार्ल मार्क्स ने, कहा कि भाई 100 रुपए का अगर मान लेते हैं लागत से कोई वस्तु बनती है तो उसमें 50 रुपए मान लेते हैं कि 50 रुपए का सामान लग जाता है, ठीक है, 25 रुपए उसको मजदूरी दे देते हैं, बाकी 25 रुपए बिना कुछ किए जो होता है वो मिल का मालिक जो होता है ले लेता है। 50 रुपए का सामान लगाया किसी में, 100 रुपए की कोई वस्तु बिक रही है, 25 रुपए मजदूरी, 50 रुपए मटेरियल लगा और 25 रुपए बिना कुछ किए हुए पूंजीपति जो होता है वो ले लेता है, इसी को अतिरिक्त मूल्य कहा। तो राज्य की उत्पत्ति, राज्य माने कि देश कैसे बना, समाज कैसे बना, इसको लेकर के मार्क्सवाद क्या कहता है? तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली बात, राज्य एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था नहीं है, यानी कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं या मार्क्सवादी विचारक क्या कहते हैं कि राज्य कोई प्रकृति या भगवान के द्वारा नहीं बनाई गई है। संपत्तिशाली लोगों ने अपने हितों और स्वार्थों की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना की है, यानी कि जिसके पास संपत्ति थी, जिसके पास पैसा रुपया खूब दबा के था, उन लोगों ने क्या किया, समझौता करके एक राजा बना दिया और इस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी रक्षा के लिए, अपनी चीजों के लिए राज्य का निर्माण किया, ठीक है, प्रकृति के द्वारा नहीं बना, स्वाभाविक नहीं है संस्था राज्य। राज्य संपत्तिशाली लोग जो है जिनके पास खूब धनमता है उन्होंने बनवा दिया है राज्य। दूसरी बात, इसको कहा आपका मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है। वर्गीय माने कि इसमें दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग खूब अमीर है, सर्वहारा वर्ग खूब गरीब है, दोनों के बीच में हमेशा तरपटक लगा रहता है, संघर्ष होता रहता है, ठीक है। यह पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों के शोषण का एक यंत्र है। राज्य, राज्य को क्या कहा कि राज्य शोषण का एक यंत्र है जो पूंजीपतियों के द्वारा, जिसके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है वो लोग गरीबों को चूस रहे हैं, लूट रहे हैं, ठीक है। राज्य कभी भी श्रमिकों का भला नहीं कर सकता, ऐसा मार्क्सवादी विचारक कहते हैं कि राज्य जो होता है, देश जो होता है, वो कभी भी श्रमिक यानी गरीब वर्गों का भला नहीं करता, केवल अमीरों के पक्ष में रहता है। तीसरी बात, राज्य शक्ति पर आधारित होता है। किसने कहा था? एक मार्क्सवादी विचारक कहते हैं कि राज्य शक्ति पर आधारित है। सरल शब्दों में कहें, पूंजीपति वर्ग राज्य की सत्ता का प्रयोग अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिकों के विरुद्ध करता है। यानी जो पूंजीपति वर्ग जिनके पास पैसा रुपया खूब ज्यादा, मिल के मालिक है, फैक्ट्री के मालिक है, वो लोग अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिकों के विरुद्ध काम करते हैं और राज्य इसमें कुछ बोलता नहीं है, राज्य भी पूंजीपतियों का समर्थन कर देता है। चौथी बात यह है विशेषता राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत के, कि राज्य एक अस्थायी संस्था है। अस्थायी माने होता है राज्य कभी भी भंग हो सकती है, या कोई अस्थायी संस्था नहीं, भंग हो सकती है, बन सकती है। श्रमिक वर्ग वर्ग संघर्ष के द्वारा क्या करेंगे? कार्ल मार्क्स कहता है कि वर्ग संघर्ष होगा जब पूंजीपति बहुत ज्यादा तप जाएंगे, एकदम से, एकदम जो सर्वहारा वर्ग है गरीब वर्ग को एकदम तपा लेंगे, गरीब वर्ग एकदम से जब असहाय हो जाएगा तो क्या करेगा, वो वर्ग संघर्ष होगा, खूब लड़ाई झगड़ा होगी, इसके द्वारा क्रांति आएगी, क्रांति के द्वारा पूंजीपति वर्ग का सफाया करेगा जो सर्वहारा वर्ग है, गरीब वर्ग है, और इस प्रकार वर्ग विहीन यानी कि किसी समाज में कोई वर्ग ही नहीं रहेगा, राज्य विहीन यानी राज्य भी नहीं, कोई राजा नहीं रहेगा, सब समान रहेंगे, सब एकदम से जो व्यक्ति रहेंगे सब समान रहेंगे, सबका सब पर अधिकार होगा, तो राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। ऐसा किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को लेकर के ऐसी सिद्धांत देता है। राज्य की उत्पत्ति को लेकर के ये सिद्धांत बड़ा फेमस है, मार्क्सवादी सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अच्छा, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? दैवीय उत्पत्ति कहती है कि भाई भगवान के द्वारा राज्य बना है और राजा जो होता है भगवान का प्रतिनिधि होता है, ठीक है,
राजा का आदेश भगवान का आदेश होता है। एक आया सामाजिक समझौता का सिद्धांत कि सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के समाज में समझौता किया कि भाई जो है अब समझौता होना चाहिए, उसमें जैसे कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो ने इस पर काम किया। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राज्य के कार्य संबंधी उदारवादी सिद्धांत, कार्य संबंधी उदारवादी सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो उदारवादी विचारधारा व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की समर्थक है, यानी कि नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राजनीतिक आधार जो उनको आधार मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, यानी जो उनके मौलिक अधिकार हैं वो, और उनको जो स्वतंत्रता है वो मिलनी चाहिए हर एक व्यक्ति को देश में। इसको लेकर के उदारवादी सिद्धांत काम करता है और व्यक्ति पर कम से कम नियंत्रण की पक्षपात, यानी कि व्यक्तियों पर राज्य का कंट्रोल ज्यादा ना हो, ये उदारवादी सिद्धांत कहता है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित होना चाहिए, सीमित माने कि लिमिट में होना चाहिए, और विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति चाहे अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में विकास कर सके, राज्य का कोई इस पर कंट्रोल ना हो, ज्यादा कंट्रोल ना हो। उदारवाद वास्तव में ना तो राज्य का कार्यक्षेत्र निषेधात्मक या सुरक्षात्मक कार्यों तक ही सीमित करता है और ना राज्य को सभी कार्य सौंपने का इच्छुक है, यानी न सभी काम राज्य करे ऐसा कहता है और ना ही सारे जो है स्वतंत्रता ही सब कुछ दे दे, यानी कि एक तालमेल के साथ स्वतंत्रता देनी चाहिए एक लिमिटेशन में। वरन व्यक्ति के विकास के लिए कुछ राजकीय हस्तक्षेप का समर्थन भी करता है उदारवादी विचारधारा। उदारवादियों के अनुसार राज्य को व्यक्ति की सुख और सुविधा के लिए अधिक से अधिक काम करने चाहिए, यानी राज्य यानी देश ऐसा काम करे जिससे हमारे जो उनकी जनता है उनको सुख और सुविधा जो है जिससे मिले, ऐसे काम को ज्यादा करें। ठीक है, ऐसे काम को कम करें जिससे उनको हानि होती हो। इस प्रकार उदारवाद व्यक्तिवाद के नजदीक होते हुए भी उसकी हस्तक्षेप नीति किससे सहमत नहीं है। यानी व्यक्तिवाद क्या कहता है, व्यक्तिवाद जो विचारधारा है वह यह कहती है कि राज्य जो होता है उसमें राज्य का हक नहीं ज्यादा होना चाहिए। व्यक्ति अपने मन मौजिक है, स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, व्यक्तिवादी विचारधारा यह कहती है। जबकि उदारवादी कहते हैं कि नहीं, व्यक्तिवाद तो ठीक है लेकिन व्यक्तिवाद जो हस्तक्षेप कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप ही ना हो व्यक्तियों में, वो गलत है। यानी व्यक्तिवाद की हस्तक्षेप नीति को खंडित किया किसने, उदार मतलब क्या नाम है, हाँ उदारवादी विचारकों ने। तो उदारवाद व्यक्तिवाद के नजदीक जरूर है लेकिन उसकी जो व्यक्तिवाद में है कि भाई राज्य का कोई हस्तक्षेप ना हो मनुष्य में, इसका खंडन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखेंगे। उदारवाद आपके समझ में आ गया होगा और व्यक्तिवाद भी समझ। व्यक्तिवाद जो है व्यक्तियों को पावरफुल बताता है। व्यक्तिवाद क्या करता है बेटा, व्यक्तिवाद जो है वो व्यक्तियों को पावरफुल बताता है। समाजवाद समाज को पावरफुल बताता है। उदारवादी जो है ना तो व्यक्ति को पावरफुल बताता है ना ही समाज को पावरफुल बताता है, एक लिमिटेशन में दोनों को रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही पूंजीवाद केवल पूंजीपतियों को जो है समर्थन देता है, गरीब वर्गों को उतना ज्यादा महत्व नहीं देता है, या सरकारी महत्व नहीं, जो लाभ के लिए इच्छा के लिए चीजें करी जाती हैं, तमाम सारी चीजें। अगला क्वेश्चन, राज्य के कार्यों से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। देखिए, राज्य के कार्यों से संबंधित विभिन्न मतों को राजनीतिक वाद कहते हैं। ठीक है, ये वाद या विचारधारा, वाद को मतलब विचारधारा कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आदर्शवाद भी राज्य को चलाने की विचारधारा है, सिद्धांत है, राज्य के कार्य करने की शैली है। आदर्शवाद में क्या है, सब कुछ एकदम सिस्टम से चलता है, कोई किसी पर आराम से राजा रहे, राजा पर दैवीय अधिकार है, राजा आराम से काम करे, राजा जनता को, जनता राजा को माने, राजा की चीजों को माने। तो इसमें आदर्शवाद में बेसिकली राजा होता है, आराम से चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा आता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद जो होता है इंडिविजुअलिज्म, यानी इसमें व्यक्ति व्यक्ति अपना स्वतंत्रता का अधिकार होता है, व्यक्ति का मतलब जो मन है वो कर रहा है, राजा का हस्तक्षेप जो है व्यक्तियों में ना हो, व्यक्तिवाद विचारधारा यह कहती है। ठीक है, तीसरा है अराजकतावाद, एनार्किज्म। अराजकता मतलब होता है आ माने नहीं, राजकता माने राजा ही कोई ना हो, कोई राज्य ही ना हो। अराजक, अराजक माने कहते हैं बहुत कुछ सारे अराजक तत्व आ गए। अराजक माने कोई नेगेटिव नहीं होता है, अराजक माने होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई राजा ना हो, उसको अराजकता कहते हैं। और जिस क्षेत्र में कोई राजा नहीं होगा, कोई मुखिया नहीं होगा, वो भ्रमित हो जाएगा, उसका जो मतलब होगा वो करेगा, लोग मारपीट करेंगे, कोई किसी का सुनेगा नहीं। यानी बिना राजा के राज्य की कल्पना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। बिना मुखिया के घर नहीं चलता है, मारे पीट होगी घर में। ठीक है, एक मुखिया जरूर होना चाहिए हर एक घर में, हर एक राज्य में। यानी कि यहाँ पर जो अराजकतावाद है, इसीलिए अराजकतावाद को निगेटिव भी में लेते हैं।
अराजकतावाद का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर राजा ना हो, व्यक्ति स्वतंत्र हो, जो मनमाए जिसका करता रहे। ठीक है। इस चौथा होता है उपयोगितावाद, मतलब कि उपयोगिता के हिसाब से सब कुछ चीजें सिस्टम हो, क्या उपयोगिता है जनता की उसके हिसाब से। तो पांचवा है समाजवाद, सोशलिज्म। समाजवाद जो होता है सॉरी, समाजवाद जो होता है बेटा, ये क्या होता है, सोशलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो समाजवादी विचारक हैं, जैसे मार्क्स के मैंने बारे में बताया था कि भाई वो पूंजीपतियों को खत्म करना चाहते हैं, केवल सरकार का ही दबदबा हो, सरकार ऐसा काम करे जिससे जनता का भला हो। पूंजीपति यानी कि जो गरीब वर्ग है उनके लिए कल्याण संबंधी काम किए जाए। कोई धनी वर्गों को सारे मतलब पब्लिक के सेक्टर पर धनी वर्गों का अधिकार ना हो, यानी प्राइवेट ना हो, प्राइवेट स्कूल ना हो, प्राइवेट बस ना चले, प्राइवेट ट्रेन ना चले, प्राइवेट चीजें ना हो, सरकारी हो जो कुछ हो। ठीक है, सभी का अधिकार हो, समान अधिकार हो सबका। छठा है राज्य के कार्य का उदारवादी सिद्धांत, लिबरल थियरी। तो उदारवादी सिद्धांत आपको मैंने आपको बता ही दिया, उदारवाद क्या करता है, ना तो राजा को एक प्रकार सारी शक्तियां देता है, ना ही प्रजा को, दोनों के तालमेल के साथ आगे बढ़ाता है। सातवां है राज्य के कार्य से संबंधित लोक कल्याणकारी सिद्धांत, वेलफेयर स्टेट थ्योरी। यानी ये कहता है जैसे भारत किस पर काम कर रहा है, लोक वेलफेयर सिद्धांत पर काम कर रहा है। भारत में यही विचारधारा है, वेलफेयर थ्योरी है। यानी कि राज्य में आप देखते हैं अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक आपको पता होगा क्या दिया हुआ है, डीपीएसपी दिया हुआ है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के। इस 36 से 51 तक अनुच्छेद में यही बातें बताई गई कि किस तरीके से एक देश का कर्तव्य होगा कि वो अपने देश की जनता को सुखी रखे, भारत देश की जनता कैसे सुखी हो इसके लिए बताया जाता है, जिससे जनता का कल्याण हो, लोक कल्याण हो, पब्लिक का वेलफेयर हो, पब्लिक अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो, वो चीज होती है। तो ये राज्य के कार्यों संबंधित ये सारे सिद्धांत मैंने आपको बता दिए। आगे देखेंगे सारे का सारे अपने आप में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लघु उत्तरीय में सॉरी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, संप्रभुता की विशेषताएं क्या है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार निरपेक्षता, अस्थायित्व, सर्वव्यापकता, आद्यता, एकत्व, मौलिकता और चिरभोगता संप्रभुता की मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए निरपेक्षता मतलब क्या होता है कि भाई किसी का मतलब किसी के प्रति झुकाव नहीं रहेगा, जो होगा वो स्पष्ट होगा, स्वच्छ होगा। ठीक है। अस्थायित्व, सर्वव्यापकता मतलब कि कोई देश है मान लेते हैं, वह देश उसका अस्थायी हो, भंग ना हो, उस देश पर किसी दूसरे देश का अधिकार ना हो। ठीक है। आद्यता मतलब किसी को उत्तर देने की जवाबदेही ना हो कि भाई हमने कोई काम नहीं, अपना आंतरिक मामला कोई निर्णय लिया, या कोई भी हमने संशोधन किया संविधान में, या कोई बाहरी मामलों में कोई निर्णय लिया, तो उसमें हमको अमेरिका से, रूस से ना पूछना पड़े कि भाई हमको करना क्या है। तो संप्रभुता वही होती है, सॉवर्निटी जिसको कहते हैं। तीसरा होता है, अगला होता है आपका एकत्व। एकत्व मौलिकता यानी कि मौलिकता हो, जो हो खुद का हो, स्वतः हो सब कुछ। कोई चिरभोगता माने कि चिरभोगता भी एक विचारधारा, मतलब चिरभोगता भी एक विशेषता है संप्रभुता की, कि भाई उस पर किसी का कोई कंट्रोल ना हो, कि भाई हम कोई काम कर रहे हैं तो अमेरिका हमको दबाव डाले आंतरिक मामलों में या बाहरी मामलों में। तो ये चीजें होती है आपकी संप्रभुता की विशेषताएं, ध्यान रखेंगे। संप्रभुता के ये गुण वैध और वैधानिक गुण है, वैधानिक माने कानूनी है, ठीक है, औपचारिक है। यह संप्रभुता की अनेक भावनाओं में से एक है और इसको पूर्ण मानना भ्रम है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, संप्रभुता के स्वरूपों को लिखिए। राजनीति विज्ञान में प्रभुसत्ता शब्द जो है संप्रभुता के लिए प्रयोग किया गया, सॉवरेनिटी शब्द का प्रयोग किया था। आपको लिखा है कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है। तो भारत सॉवरेन कंट्री कैसे है, यानी प्रभुत्व संपन्न देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है भारत, यानी भारत पर किसी देश का कोई अधिकार नहीं है, भारत स्वतंत्र है, भारत अपनी मन मर्जी से जो कुछ चाहे वो कर सकता है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय चीजों को ध्यान में रख करके करना। ठीक है, ये चीजें तो ही संप्रभुता, नाम मात्र की प्रभुसत्ता, वास्तविक संप्रभुता, वैध संप्रभुता एवं यथार्थ संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, ये सभी संप्रभुता के स्वरूप है, प्रकार है। ठीक है, विभिन्न रूपों और विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं। एक होती नाम मात्र की प्रभुसत्ता, ठीक है, एक होती वास्तविक संप्रभुता, जैसे वैध संप्रभुता, यथार्थ संप्रभुता कहते हैं जिसको, वैधानिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, या सब संप्रभुता के प्रकार हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या आ चुका है भैया, संप्रभुता का निवास स्थान कहाँ है बताइए। देखिए संप्रभुता के निवास को खोजना राजनीति विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण तथा जटिल पहलू है। कुछ विद्वानों के मतानुसार प्रभुसत्ता राजा में निहित होती है, यानी राजा में निहित होती है, सॉवरेनिटी इन द मोनार्क। जबकि अन्य कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि संप्रभुता जनता में संविधान निर्मात्री सभा में निहित होता है।
विधानमंडल में कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग राज्य में विधि निर्माण करने वाली समस्त संस्थाओं में विद्वान रहता है, कारकों के योग में निहित रहता है। ऐसा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से बताया कि भाई संप्रभुता इसमें निहित है, संप्रभुता इसमें निहित होती है। लीकाक नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा कि प्रभुसत्ता की जितनी खोज की जाए वह उतनी ही दूर भागती दिखाई देती है, यानी इसको पकड़ना या इसके बारे में समझना जटिल काम है। ठीक है, ऑस्टिन ने संप्रभुता को लेकर के बड़ा काम किया है। बोंदा ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। देखिए, जॉन ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत के आलोचनात्मक बिंदुओं को लिखो। एक कुछ विद्वानों ने ऑस्टिन के सिद्धांत की तीव्र आलोचना की है। उनके अनुसार निश्चित प्रभुसत्ता को खोजना कठिन है। कानून का स्रोत केवल प्रभु ही नहीं, प्रभुसत्ता एकल तथा अखंड नहीं, संप्रभुता असीमित नहीं। यह सिद्धांत खोखला है तथा यह सिद्धांत शक्ति को अत्यधिक महत्व देता है। ऑस्टिन का सिद्धांत केवल वैध दृष्टि से उचित कहा जा सकता है, लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उतना जबरदस्त नहीं प्रतीत होता है। तो संप्रभुता जो होती है वो राज्य का एक अंग है। राज्य के 4 अंग होते हैं, आपको ना पता हो तो मैं बता दूं। राज्य जो होता है बेटा, इसके 4 अंग होते हैं। किसी भी राज्य को बनने के लिए इन 4 तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, कौन कौन से 4 तत्व हैं? पहला तत्व होता है आपका निश्चित भूभाग, लिख लीजिएगा। निश्चित प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्य के तत्व बताए, राज्य के 4 तत्व कौन से? तो निश्चित भूभाग पहला होता है आपका, यानी कुछ जमीन होना चाहिए। ठीक है, निश्चित भूभाग, आपके पास कुछ जमीन होनी चाहिए, देश का कुछ अपनी सीमा होनी चाहिए। दूसरा क्या होनी चाहिए? उस सीमा में रहने वाली जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है। ठीक है क्या होना चाहिए भाई? उस सीमा में जो जनसंख्या रहती है उसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है। अब उस जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए क्या जरूरी होती है? सरकार जरूरी होती है। ठीक है, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सरकार की, यानी सरकार तीसरा तत्व हो गया आपका। इसके बाद में राज्य का जो चौथा तत्व होता है वो कौन सा होता है? प्रभुसत्ता। ठीक है, प्रभुसत्ता या इसी को संप्रभुता, प्रभुसत्ता बोलो या फिर इसी को संप्रभुता बोलो। ठीक है, प्रभुसत्ता बोलो या संप्रभुता बोलो, अंग्रेजी में सॉवरेनिटी बोलो। इस सरकार को कंट्रोल करने के लिए सरकार को किन दायरों में काम करना, सरकार पर क्या चीजें हो सकती क्या नहीं हो सकती, सरकार किन मामलों में हस्तक्षेप करता है किन मामलों में नहीं, प्रभुसत्ता जो होती है वो डिसाइड करती है कि सरकार कैसी होगी। अगर प्रभुसत्ता नहीं है किसी देश में, किसी राज्य में, तो आप मान लीजिए वो राज्य खोखला है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस वो केवल नाम मात्र का, बस उसमें केवल भीड़ भाड़ में रह रही जनसंख्या मान सकते हैं, भीड़ मान सकते हैं। प्रभुसत्ता के बिना उसको राज्य नहीं कह सकते। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है राज्य का, यह बात आप ध्यान रखेंगे। संप्रभुता जो है बेटा, ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो राज्य के निर्माण के राज्य के तत्व यहाँ पर हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। आपसे पूछा है राज्य के तत्व कौन कौन से हैं? राज्य के 4 तत्व हैं। पहला निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या उसमें रहने वाली, तीसरा उस जनसंख्या पर सरकार चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है, और सरकार कोई प्रकार से निर्देश के लिए आप देखते हैं सरकार क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती है। सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उस पर किसी बाहरी सरकार का कोई अधिकार नहीं है। ये सब प्रभुसत्ता डिसाइड करती है, बिना प्रभुसत्ता के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ये एक प्रकार से 4 तत्व होते हैं राज्य के। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रभुसत्ता की एकलवादी अवधारणा क्या है? देखिए, राज्य की सर्वोपरिता और सर्वोच्च प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत ही प्रभुसत्ता की एकलवादी धारणा है। इसमें समाज की समस्त शक्ति राज्य नामक बिंदु पर केंद्रित होती है। यह सिद्धांत राज्य में व्यक्ति का महत्व नहीं मानता। इसके अनुसार राज्य एक साध्य है और व्यक्ति उसके साधन है। इसने अंतरराष्ट्रीय जगत में अराजकता उत्पन्न कर दी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रभुसत्ता ने अराजकता मतलब कि जो जिसका मन हो रहा कर रहा है, उस पर कोई अंतरराष्ट्रीय जगत में आप देखते हैं हर एक देश प्रभुसत्ता अगर संपन्न हो जाता है तो अपने हिसाब से काम करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय खतरे भी कभी कभी बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, राज्य की संप्रभुता पर बहुलवादी आक्षेप लिखो। राज्य की संप्रभुता और समुदाय स्वायत्त समुदायों का सिद्धांत, राज्य की संप्रभुता और कानून, राज्य की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीयता की बहुलवादी आक्षेप है। बहुलवादियों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सद्भावना की स्थापना के लिए राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना तभी डेवलप होगी जब एक प्रकार से किन्हीं संस्थाओं का लोग कहा सुना मानेंगे। अब पता चला कि भाई ऐसे कोई देश अब चाहे तो मान सकता है चाहे तो नहीं मान सकता। जैसे भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, अमेरिका कह रहा था कि भाई आप युद्ध विराम कर दो यहाँ से वहां से, तो भारत चाहे तो करता रहता। लेकिन भारत को चूंकि अंतरराष्ट्रीयता के सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है, या सभी को फॉलो करना चाहिए,
इसीलिए एक प्रकार से बंद करना पड़ता है युद्ध वगैरह। किसी भी हाल में ठीक बात होती नहीं रही है। युद्ध करना जो होता है सबसे लास्ट चारा बचता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता है तब युद्ध करना मजबूरी में पड़ता है। बाकी युद्ध से हर एक व्यक्ति भागना चाहता है, क्योंकि युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, युद्ध से केवल जान और माल का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन हाँ, दिखाने के लिए कि भाई हाँ, अगर आप हमारे पास आओगे, हमको आप उंगली दिखाओगे, तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये बात के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इसी वजह से प्रभुसत्ता बहुत जरूरी भी होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खतरों इससे उत्पन्न हो सकते हैं। यह सिद्धांत एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से अलग करता है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को प्रोत्साहन देता है। इसीलिए यह मानव जाति के लिए तीव्र हानिकारक है। कौन संप्रभुता, ठीक है, हर देश फुफवा रहे हैं कि हम यहाँ कर देंगे, वहां कर देंगे, ठीक है, ये सब चीजें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, कानून के प्रभुत्व तत्वों मतलब प्रमुख तत्वों को लिखो। एक कानून का प्रचलन केवल नागरिक समाज में ही हो सकता है। कानून के लिए नियमों का एक समूह का होना बहुत जरूरी है। कानून क्या है, नियमों का एक समूह होता है, ठीक है। एक संप्रभुता संपन्न सत्ता कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए होनी चाहिए, यानी कि एक सरकार होनी चाहिए जो कानून का निर्माण करती है, ठीक है, जो प्रभुसत्ता संपन्न हो, जो अपने मन मतलब कि अगर कानून लागू करवा रही तो अधिकार भी दे, तो उसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो। व्यक्तियों के बाह्य आचरण में संबद्धता भी कानून का एक तत्व है। कानून का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण होता है, यानी कानून को क्यों बनाया था, ताकि जनता का कल्याण हो, जनता सुखी रह सके। इसलिए सार्वजनिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए कानून का उल्लंघन राज्य के द्वारा दंडनीय है। अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया जाता है, या आपने ये चीज गलत करी है, इसकी वजह से इसको आप ये दंड मिलेगा, ठीक है। ये कभी कानून के प्रमुख तत्व हैं, ये सभी कानून के क्या हैं, प्रमुख तत्व होते हैं। सभी कर लीजिएगा वहां पर। कानून क्यों बनाया गया, कानून का क्या उद्देश्य है, बताएं। कानून का उद्देश्य लिखो। देखिए, कानून का उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करना होता है। साथ ही साथ व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्रदान करना, ये सब भी कानून का एक लक्षण होता है, विशेषता होती है, उद्देश्य होता है। कानून का एक प्रमुख उद्देश्य है। जो कानून इन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं एवं पूर्ति कराने में सहायक बनते हैं, वही उत्तम यानी अच्छे कानून माने जाते हैं। और जो कानून ऐसा नहीं करते, वो अच्छे कानून नहीं माने जाते हैं। ये कानून की परिभाषा, कानून की मतलब विशेषता हो गई, कानून का उद्देश्य हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्या कानून व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहयोगी है? बिल्कुल, कानून के द्वारा ही व्यक्ति नैतिक बनता है, ठीक है, मोरल बनता है। जैसे मान लेते हैं चोरी करना एक प्रकार से अनैतिक काम है, डाका डालना अनैतिक काम है, ठीक है। तो ऐसे में कानून यह बताता है कि अगर आप चोरी करोगे तो आपको फला दंड मिलेगा, आपको ये यातना मिलेगी, आपको ये होगा। तो ऐसे में व्यक्ति चोरी करने से पीछे हटता है, चोरी नहीं करता है। तो इसीलिए जरूरी होता है कानून का बनना। तो कानून जरूर सहायक होता है नैतिक जो है निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए। अधिकतर विचारकों का यही मत है कि राज्य के कानून मनुष्य को नैतिक बनाते हैं। इन विद्वानों का कहना है कि यदि मनुष्य को कानून के उल्लंघन के परिणाम में राज्य या समाज के द्वारा दंडित किए जाने का भय ना हो, यानी अगर मैं ये काम करूंगा उससे मुझे दंड ना मिलेगा, तो हर व्यक्ति जो है अपना पैसा कमाने के लिए तमाम प्रकार के गलत कामों में लिप्त हो जाएगा। तो इतना उस श्रृंखला हो जाएगा, मतलब उस श्रृंखल मनुष्य हो जाएगा कि वह पूर्ण समाज को अव्यवस्थित कर जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जबकि बहुत से विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके मतानुसार कानून मनुष्य के बाह्य जीवन को ही स्पर्श करता है, जबकि नैतिकता का संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से होता है। वास्तविक चीजें यही, कोई व्यक्ति अपराध नहीं करना चाहता है, लेकिन जब उसकी रिक्वायरमेंट होती तो अपराध करता है। जैसे हम लोगों के अंदर इतनी दया की भावना है। कल मेरे रूम की अगर बात मैं बताऊं, तो रूम में मेरे यहीं पर जैसे मैं दरवाजा खोला, एक बढ़िया बड़ी सी बिच्छू जो थी यहीं पर बैठी हुई थी। अब पता नहीं कहाँ से आ गई मेरे रूम में, मैं बार बार दरवाजा खोल करके आता आता रहता हूँ, पढ़ाया, फिर बाहर निकल के थोड़ा टहल लिया, क्या करके पढ़ाने के लिए तैयार कर, यहीं पर मैं दिन मतलब अपने रूम में ही रहता हूँ हमेशा। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब मैं बिच्छू को देखा, एक बच्चा आया, ठीक है, तो उसने देखा कि भैया ये बिच्छू यहाँ पे है। मैंने कहा है ये कहाँ से आ गया? तो फिर उसको मैंने, अब दरवाजे पे बैठा ना, दरवाजा खोल सको ना, हम अंदर बैठे दो लोग, ठीक है, बच्चा था छोटा सा और मैं। तो मैंने क्या किया, तो उसको लिए मेरे, अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उसको तुरंत मार देते हैं। मेरे घर पे आज मतलब मेरे पिताजी जो है बहुत दयावान प्रसन्न है। उनके द्वारा ही हम लोगों चार भाई, चारों को दया इतनी ज्यादा मिल गई है कि भाई कोई किसी को देखते ही तुरंत दया आ जाती है। दयालु प्रवृत्ति शुरुआत से हमारे अंदर विद्यमान है। अब मैं बीची को मार सकता हूँ, बीची को, मैं बिच्छू को मार सकता हूँ। बीची मतलब यहाँ पे बीची कहा जाता है। बिच्छू को मैं मार भी सकता हूँ, लेकिन उसको मारना क्या है, सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्या है, पाप है। यहाँ पर बताया गया अध्यात्म में, ठीक है। क्या बिच्छू को मार देने से कोई हमको पुलिस आकर के पकड़ ले जाती? नहीं पकड़ती।
लेकिन हमारे आंतरिक जीवन में ये चीजें बताई गई हैं, हमारे अंदर से ये चीजें आती हैं, इसको मारना पाप है, इसको हम नहीं मार सकते। नैतिकता कानून के भय से नहीं आती बेटा, नैतिकता आंतरिक जीवन की एक प्रकार से आंतरिक जीवन से उत्पन्न होती है। यानी व्यक्ति के अंदर ये अंदर ही अंदर आ जाती है। किसी भी को मारने की, जो आप कोई भी मूवी देखते होंगे उसमें हीरो को जो देखते होंगे, हीरो जैसा क्या सोच रहा है वैसे आप भी सोच रहे होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो वो चीजें ऐसे ही, तो मैंने उसको लिया, बढ़िया बना बला जो है वो क्या मैंने दिया, बाल्टी लिया स्टील वाली, उसको मंगवाया। पहले उसको, अब यहाँ झांकी से कुछ आ नहीं पा रहा था, तो एक जो है रोटी पकड़ने वाला एक होता नहीं, एक मेरे यहाँ पे रखा है, बिच्छू पकड़ने के लिए रखा गया है। उसको पकड़ के, मतलब उसको पकड़ के तुरंत उसको पकड़ लो आराम से, उसको चढ़ा लो, तुरंत चढ़ा लो, चढ़ जाएगी तुरंत। उसको चढ़ा के फिर उसको या फिर पकड़ लिया ताकि वो डंक ना मार दे, उस पर भी डंक मार दिया उसने। फिर उसको बाल्टी में डाल के अपना जाओ यहाँ छोड़ा अलग, जहां पर कोई जाता आता ना हो, तो फिर वो अपना आराम से निकल जाता है। ये चीजें होती। तो नैतिकता जो होती है, अब चोरी ना करना, आप चोरी करने जाते हैं, आप सोचो, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं आप जा रहे हो, गन्ना चूसने का आपका बहुत मन करता है, बगल में किसी का पेड़ गन्ना का वो लगा हुआ है, आपको गन्ना चूसने का बहुत मन है, लेकिन आपने देखा कि भाई दूसरे का खेत है और उसको हम करेंगे तो मतलब गन्ना तोड़ेंगे तो अभी आएगा तुरंत मारेगा, यानी कि डर लगता है। तो जो काम करने में डर लगता है वही पाप है। तो आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ ले जाएगी, लेकिन आपको स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है कि भाई दूसरे गन्ना क्यों तोड़े, नुकसान क्यों करे किसी का। फिर नैतिकता जो होती है स्वतः उत्पन्न होती है, ऐसा विद्वान ने बनाया। अतः राज्य के कानून मानव को नैतिक नहीं बना सकते। राज्य अगर कानून के हिसाब से अगर सोचे कि नैतिकता बना ले जाए तो वो नहीं, संभव नहीं है। व्यक्ति अपनी ही प्रेरणा से, अपनी मोटिवेशन से और अपने प्रयास से ही नैतिक बन सकता है। कुछ हद तक जो बड़े बड़े कारनामे हैं उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, बड़े बड़े अपराधियों को एक प्रकार से रोका जा सकता है कानून के भय से। और कानून अगर इतना ही पावरफुल होता, कानून अगर इतना ही पावरफुल होता बेटा, तो लोग अपराध ही क्यों करते? अपराध तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अपराध होते हैं ना। तो इसका संबंध कानून से नहीं, लेकिन हाँ, कानून से अपराधों की संख्या कम होती है, पूरा खत्म नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो न्यायपालिका और तमाम प्रकार की चीजों की व्यवस्था नहीं होती। तो वही सब चीजें अलग अलग विद्वानों के हिसाब से अलग अलग चीजें। न्याय, न्याय से आप क्या समझते हैं? न्याय देखिए, न्याय का सर्वमान्य मापदंड है। समानता ये समाज के संपूर्ण आचार व्यवहार संबंधों आदि की अच्छाई बुराई मापने की कसौटी होती है। न्याय क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, न्याय बताता है। न्याय अथवा जस्टिसिया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, मूल भाव जोड़ना अथवा लगाना है, बंधन अथवा ग्रंथि है। व्यापक अर्थ में न्याय को मानव समाज के समस्त आचरणों के संबंध में देखा जाता है कि सारे के सारे आचरण या मनुष्य के व्यवहार कैसे हैं। संकीर्ण अर्थ में न्याय को कानून के साथ जोड़ करके देखा जाता है कि भाई कानून के हिसाब से अगर आपने सही काम किया तो मतलब कानून के दायरे में है तो आप न्याय आपको मिलेगा, कानून के अगर उल्लंघन किया तो आपको दंड मिलेगा। मेरियम नाम के विद्वान कहते हैं कि न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का जोड़ यानी योग होता है जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को वे सभी अधिकार और सुविधाएं जुटाई जाती हैं जिनसे जिन्हें समाज उचित मानता है। यानी समाज जिसको उचित मानता है उसके द्वारा ही, मतलब समाज भी उचित मानता है, सब कुछ उचित मानता है, कानून के दायरे में है तो वो व्यक्ति न्याय होता है उसके साथ। लेकिन जो अगर ऐसा काम करता है जो समाज के दायरे में नहीं है, उसको मतलब वो अन्याय कहा जाता है, उसके खिलाफ दंड का प्रावधान भी है। दंड किसे कहते हैं? तो न्याय और दंड एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर न्याय करोगे, कानून के दायरे में रहोगे तो न्याय मिलेगा, कानून के खिलाफ अगर काम करोगे तो दंड मिलेगा। देखिए, राज्य के पास अपने कानूनों को जनता पर लागू करने के लिए दंड दमनकारी शक्ति होती है कि भाई कोई कानून लागू किया सरकार ने, उसको बहुत सारे लोग नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में एक प्रकार से पुलिस को सामने आना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जातीय संघर्ष इस समय चरम पर है भारत में। ठीक है, और राजनीतिक लोग जो है उसको और थोड़ा सा हवा दे रहे हैं, जातियों को लड़वा रहे हैं। अब इस समय ब्राह्मण और उसको जो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जिसको लेकर के हम लोग फ्रेंड्स डे पर हम लोग लगाते थे कि भाई कृष्ण और सुदामा की दोस्ती लगाते थे क्या, कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि, करुणा करके मतलब ऐसे है, करुणा निधि रोए। ठीक है, और उसके बाद में पान परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग से जल धो, मतलब कि नैनन के जल से पग धोए। आप देखिए कि मतलब कि वो पानी रखा है परात में बढ़िया सुवर्ण के, ठीक है, लेकिन उसको नहीं छू रहे भगवान श्री कृष्ण, वो नैनों के जल से एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, जो है पैर धुल रहे हैं सुदामा नाम के ब्राह्मण का। तो सुदामा उतना प्रेमी, वो सुदामा जब एक प्रकार से एक समय की बात है, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण संदीपन
मुनि के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, विद्यालय में, उनके गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो सुदामा का और कृष्ण भगवान की बड़ी गहरी मित्रता थी। ये दोनों लोगों को जंगल में गए थे, कुछ लकड़ी काटने के लिए या कुछ काम करने के लिए, ठीक है? जंगल में चूँकि जाया करते थे बच्चे जब गुरुकुल वाले, तो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। अचानक से बारिश आती है, पानी बरसता है, जैसे कल बारिश हो रही थी। तो पानी बरसता, आंधी आती है, ये दोनों लोग जाकर के एक पेड़ पर जाकर के ठिठुर करके बैठ जाते हैं, ठीक है? और गुरु माता ने थोड़ा-सा तंदूल दे दिया था, मतलब थोड़ा-सा जो है चना दे दिया था। उस चने को एक प्रकार सुदामा जी की पोटली में है। एक पेड़ पे वो भाग करके चढ़ जाते हैं कृष्ण भगवान, और दूसरे पेड़ पर सुदामा जी चढ़ जाते हैं, ठीक है? और उस पे क्या है, नहीं उसी पेड़ पर, तो एक ऊपर नहीं, उसी पेड़ पर नहीं, दूसरे पेड़ पर है। तो उसमें होता क्या है कि सुदामा जो है ठिठुर-ठिठुर के काँप रहे हैं एकदम से। कृष्ण भगवान भी काँप रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान भगवान है। अब ऐसे में सुदामा को लगती भूख, दोनों को भूख बहुत तेज लगती, शाम हो गई थी। वही थोड़ा-सा जो चना रखा था, उसी चना को धीरे-धीरे भगवान, मतलब ये सुदामा खा रहे हैं। और उस पे लिखा था, चूँकि ये विद्वान थे बहुत, सुदामा ब्राह्मण जो था बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत विद्वान थे। तो ये एक प्रकार से क्या कर, उन्होंने देखा, उनको स्पष्ट पता चल गया था, ठीक है, कि भई इस चना को जो खाएगा वो कभी भी, मतलब हमेशा दरिद्र ही रहेगा। उस चना को भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कहा कि भई ये श्री कृष्ण हमारे दोस्त हैं, बेचारे ये जो है शुरुआत से ही कष्ट सहते आए हैं, तो हम ही क्यों ना इसको खा लेते हैं। उन्होंने एक भी दाना भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिया, सारे चने को खा जाते हैं। अब वो जब सारे चने को खा जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ऊपर से मौज लेते हैं, कहते हैं कि अरे सुदामा, गुरु माता जी ने कुछ दिया था कि नहीं दिया था, कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो? तो सुदामा ने कुछ नहीं बताया, ठीक है, और उसको खा लेते हैं। और वही चीज आप देखिए, सुदामा हमेशा से गरीब बने रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण बहुत अमीर हो जाते हैं। फिर जब जाते हैं मिलने के लिए, तो भगवान के लिए तंदुल में, जो सुशीला है सुदामा की पत्नी, वो थोड़ा सा चावल दे देती, कहती ले जाओ इसको। जब वो ले जाते हैं वहां पर, तो उसी चावल को खाते हैं भगवान श्री कृष्ण इतने प्रेम से। अब जब वो खाते हैं तो एक लोग दे दिया, दूसरा खाया, दो लोग उनका दे दिया, तीसरा खाने लगे, रुक्मिणी माता ने पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हैं? सुदामा की इस प्रकार की चीजों को देखा भगवान श्री कृष्ण। आप सोचो वो दोस्ती, आज उसी को लोग लड़वा रहे हैं। उस ब्राह्मण और उस यादव की जो परंपरा चलती आ रही वर्षों से, उसको लेकर के आज राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो विद्वान लोग हैं वो समझते होंगे। देखें, आगे बढ़ते, समय नहीं इस पर चर्चा करने का। तो दंड की परिभाषा जो है यही चीज है। तो राज्य के पास कुछ दमनकारी शक्ति होती है, जिसके पास नियम होते हैं। अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपको ठोका जाएगा, सिंपल सी बात है। अब कुछ लोग जो है वो रेजिमेंट बना करके, क्या नाम है, फलाने रेजिमेंट, ये ब्राह्मण सभा, वो सभा, ये सभा ना, अहीर वाला सभा आ गई, ब्राह्मण वाली सभा आ गई, सब सामने आमने आ गए, लड़ने भिड़ने पे एकदम से उतार हो गए। क्या होगा इससे? इससे होगा क्या, हम नहीं समझ पा रहे। युद्ध होगा ना, मारपीट हो जाती है, संघर्ष बढ़ेगा, आसपास के इलाकों में लोग लड़ेंगे, ठीक है। अब जो बोल रहे हैं वहां पर बैठ करके, जो नेता मंत्री बड़े बड़े, कि ये कर लो कर लो, वो लड़ने आएंगे खुद, आप ही लोगों को मरना कटना पड़ेगा उसमें, आप ही लोगों का मकान जलेगा, आप ही की गाड़ी फूकेगी। तो ये चीजें गलत है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब वो आया उधर से, पत्थर, पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस ने फायरिंग करी, ऊपर पे भगाया पुलिस ने। भाई पुलिस के खिलाफ आप काम करेंगे तो पुलिस आपको ठोकेगी तुरंत ले जा करके। आप कानून को अपने हाथ में थोड़ी ना ले सकते। तो दंड वही है। दंड, जैसे आपने बड़े बड़े माफिया हुए उत्तर प्रदेश में, सबको योगी बाबा ने सबको कहा कि भाई चलो तुम माफिया हो, चाहे तुम ये ब्राह्मण समाज से हो, चाहे मुस्लिम संप्रदाय से हो, चाहे किसी संप्रदाय से हो, आप सबको बंद होना है। तो कहीं ना कहीं पे कानून के अगर दायरे में रहोगे तो बचे रहोगे, तब आपको न्याय मिलेगा। लेकिन कानून के हिसाब से आप काम नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा। यानी दमनकारी शक्ति राज्य के पास होती है। राज्य चाहे, देश चाहे, शक्ति जो पुलिस प्रशासन है, जो उस पर अगर आप अत्याचार करें तो पुलिस प्रशासन बहुत है, तुरंत आकर के सब चीज सील कर देगा, एरिया खत्म मामला। संगठन वगठन दो कौड़ी का मिल जाएगा उसमें। फिर ऐसे में कानून के दायरे में रह करके हमको काम करना चाहिए, कोई भी काम हो। तो अगर कानून के दायरे में नहीं रहेंगे तो उसके लिए हम आपको दंड मिल सकता है। ये दंड के बारे में मैंने उदाहरण के माध्यम समझाया। अब इससे मैंने किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया है, ये बात ध्यान रखेंगे। नहीं तो कहो कि भाई गुरुजी आप ऐसा कैसे बोल दिए, ऐसा कैसे बोल दिए। ये चीजें भाई आपको उदाहरण के माध्यम समझाने का तत्कालिक मुद्दा था, तो मैंने समझा दिया। ये बाध्यकारी शक्ति की ही दंड, शक्ति ही दंड होता है। जब कोई व्यक्ति राजाज्ञा का उल्लंघन करता है तो राज्य उसे दंड देता है, यानी कि कानून का उल्लंघन करेगा तो दंड मिलेगा। अतः जिस भय के वशीभूत मनुष्य राजाज्ञा तथा सामाजिकता का नियमित निर्वहन करता है, उस भय का कारक ही दंड होता है। राज्य द्वारा प्रशासन चलाने तथा शांति और व्यवस्था स्थापित करने में दंड का अतीव महत्व है। अतीव माने बहुत ज्यादा महत्व है। बिना दंड के जो है कुछ नहीं होता है। भय बिन होए ना प्रीत, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जब रामचंद्र जी बैठे थे और
वो क्या नाम है, समुद्र जो था बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था बाहर, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मण बाण सरासनानु, ले आओ भाई धनुष बाण, हो गया, भाई बिन होए न प्रीत, बोले राम सकोप तब भाई बिन होए, सकोप के साथ भगवान ने कहा, क्रोध आ गया भगवान को, कहा कि भाई अरे देखो मैं भगवान होकर, मतलब कि मैं इतना मेहनत किया हूं, मैं चाहूं तो तुरंत एक बाण से भी सुखा सकता हूं, भगवान के नाम पर नहीं, मैंने भगवान राम ने इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि भाई एक बाण चढ़ाते बढ़िया सुखवा देते, पूरा समुद्र साफ हो जाता पूरा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कहा मर्यादा भंग हो जाती है। फिर उस तरीके से भय बिन हुए न प्रीत, बिना भय के एक प्रकार से शासन नहीं चलता है, अगर डर ना हो किसी के अंदर तो लोग एक प्रकार से आज के कल में अराजकता इतनी फैल जाएगी कि सरकारें चलाना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न, दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का प्रतिशोध। अच्छा, राज्य कभी कभी क्या करता है, दंड को प्रतिशोधात्मक रूप से करता है, यानी कि मान लेते कोई व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया, अब उसमें अपना मतलब प्रतिशोध के रूप में इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसको अब मार गिरा देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, राज्य को उचित दंड देना चाहिए, एक अपराध के लिए एक सजा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि राज्य एकदम अपने मन मर्जी काम करेगा, जो मन में आया कर दिया, आराम से सिस्टम से सब कुछ चलेगा। ठीक है, एक अपराध के लिए एक सजा होगी, जो सजा लिखी है उसी सजा के तहत, मतलब उसी कानून के तहत आपको सजा होगी, नया कानून नहीं बनाया जाएगा आपके अपराध के लिए। प्रतिशोध का अर्थ होता है प्रतिकार अथवा बदला लेना, तो बदला लेना की निस्बत से कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति राजाज्ञा का पालन नहीं करता, अतः राज्य उसे प्रतिशोध की भावना से दंड देता है। यह सिद्धांत जैसे को तैसा ने टिट फॉर टैट सठे साठम समाचरित की मान्यता पर आधारित होता है। आजकल यह सिद्धांत मान्य नहीं है, पहले सिद्धांत शुरुआत में चला था, लेकिन आजकल इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये सकारात्मक नहीं है, यानी ये नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन से आदर्शवादी सिद्धांत का स्वरूप बताएं। आदर्शवादी सिद्धांत का स्वरूप, देखिए दंड के आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार अपराधी को दंड तो दिया जाना चाहिए, किंतु बदले की भावना से नहीं। आदर्शवादी सिद्धांत बिल्कुल सही अपराध का दंड होता है, यानी जो अपराध किया है उसके बदले में उसको वैसा अपराध दे ताकि वो आगे से ऐसा कर्म ना कर सके। दंड की मात्रा व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के अनुपात में होनी चाहिए, यानी कि आपने एक झापड़ मारा तो एक झापड़ के हिसाब से जो दंड होना चाहिए वो दंड दिया जाए। यदि व्यक्ति को उसकी अनैतिक भावना के कारण से दंड नहीं दिया जाएगा तो समाज में अपराध और अनैतिकता का बोलबाला हो जाएगा, सभी अपराध करने लगेंगे। अतः अनुपातिक दंड नैतिकता के विकास में सहायक होता है। ठीक है, ये बात, अनुपातिक दंड जो होता है, अनुपातिक दंड जो होता है यानी कि आप जितना अपराध करें, जितना बड़ा अपराध होगा उतनी बड़ी सजा मिलेगी, जितना कम अपराध होगा उतनी कम सजा मिलेगी। ठीक है, ये आदर्श सिद्धांत होता है अपराध का। अगला क्वेश्चन आ चुका, स्वतंत्रता का आशय स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है, यह अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। व्यक्ति का विकास रुक जाता है अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। ठीक है, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतर है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लीबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। यह कहना पर्याप्त समीचीन होगा कि स्वतंत्रता मनुष्य का एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है, व्यक्ति पैदा हुआ तो व्यक्ति स्वतंत्र होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को प्रदत्त स्वतंत्रता ही उसके विकास का आधार है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए व्यक्ति का सदैव उद्यत रहना जरूरी होता है। स्वतंत्रता जो होती है बहुत जरूरी होती है हर एक मामलों में। ठीक है, लेकिन इतनी स्वतंत्रता ना हो जाए कि अपने आप माता पिता से स्वतंत्रता मांगने शुरू हो जाए। ठीक है, आजकल के बच्चे यही कर रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि अपने माता पिता उनके कह रहे हैं कि बेटा ये करना है ये नहीं करना, तो लड़का बोलेगा या लड़की बोलेगी पिताजी अब मैं समझदार हो गई हूँ, मुझे आप मत बताइए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं स्वतंत्र हूँ अपने ऊपर। लड़का बोलेगा पिताजी आप हमेशा बोलते रहते हैं, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं मुझे पता है क्या करना क्या नहीं करना है। अरे मूर्ख, आपसे ज्यादा आपके बप्पा को पता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप उनको ज्ञान ना दीजिए, चूंकि आपसे वो व्यवहार में बड़े हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं। आप दो अक्षर किताब पढ़ ले तो आप बहुत बड़ा डॉन हो गए क्या, अपने महतारी बाप को भूल जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। जो बच्चे ऐसा करते हैं वो जान लीजिए उनका पढ़ाई लिखाई एक कौड़ी का हो गया, एक कौड़ी का हो गया। बाप महतारी आप देखते, माता जी 9 महीने तक आपको अपने पास रखती, अपने गर्भ में रखती हैं। पिता उसके बाद में पूरा जीवन अपना तबाह कर देता है आपके चक्कर में, दिन रात मेहनत करता है, भटकता है इधर उधर, पैसे कमाता है, सेविंग करता है। सेविंग माने दाढ़ी वाला सेविंग नहीं, वो सेविंग बैंक में इकट्ठा करता कि हमारा लड़का के लिए हम छठी बरही करेंगे, सोहर गवाएंगे, ये करेंगे, ललना हमार महाराज हुई है। अब ललना महाराज का हुई के गाना चला कि भाई वो क्या नाम है कि ललना हिंद के सितारा ही तो डीएम हुई है सीएम हुई है, ऐसे गाना बजता है लड़कों के जन्म सोहर पर। रामायण अखंड पाठ होता है उसमें सोहर गाया जाता है कि लल्ला हमार महाराज हुई है, सिरवा के ताज हुई हैं, राजा उधिराज हुई हैं, हिंद के सितारा, ठीक है, लंदन के सीएम डीएम, इस तमाम प्रकार के उसमें बताया जाता है। ठीक है, तो वो अगर हुई है ना उस समय तो खूब गाया गया, और लल्ला जब बड़ा हुए तो अपन नौटंकी दिखावे शुरू कर दी।
इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लाला को यह समझना चाहिए कि कितना स्वतंत्र हम हैं। स्वतंत्रता आजकल ऐसे हर एक बॉलीवुड की हीरोइन आती हैं, ऐसे पता नहीं कैसे कपड़ा पहन लेंगी और आएंगी तो मीडिया उनके पीछे लगी रहती, चिक 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 फोटो खींचने के लिए बंदरों जैसे। कोई मतलब है यार, क्यों फोटो खींच रहे हो उनकी? जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, जो व्यक्ति समाज को एक अच्छी दिशा में ले जा रहा है, उसके पीछे तो आप फोटो नहीं लेकर के आते कैमरा खींच के, ये खींच 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 करके आप फोटो नहीं खींचते हैं। बस देख लिया हीरोइन दो बाल बढ़िया करवा करके आ गई, बस उसके पीछे पहुंचे दौड़े, मैडम मैडम मैम इधर देखिए इधर देखिए उधर देखिए। मूर्ख हो क्या आप लोग? आप ही लोग तो भाव बढ़ा देते हो इन लोगों का। यही चीजें हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो वो लोग क्या करेंगी बाद में, अरे हमारी मर्जी है, स्वतंत्रता है मेरे पास, मैं कैसा कपड़ा पहनती हूँ, ये देखने वाले नजरिया ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, दुनिया भर का टीम टाम बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप मर्यादित रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। ऐसे में अब वो मत बताइए कि भाई सभ्य नहीं समाज है, तो फिर आप तो आदिमानव हो गए सीधा सीधा। आप कह रहे हैं सभ्य समाज है, आप तो चले गए भाई 2000 3000 साल 5000 साल पहले पीछे चले जाओ आप, सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंच जाओ, उससे पहले आदिमानव सभ्यता में पहुंच जाओ, पूरा पाषाण काल में चले जाओ। भाई उनको सभ्यता का विकास नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था कपड़े का, तो कपड़ा नहीं पहनते थे। आपको ज्ञान होते हुए भी आपका कटा-फटा कपड़ा पहन रहे हो इधर-उधर का। तो स्वतंत्रता जो है आज के युग में, स्वतंत्रता के नाम पर इतना ज्यादा लोग एक प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं दुनिया भर का टीम-टाम कि हम स्वतंत्र हैं, हम आजादी चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। अरे भाई आजादी अपने माता-पिता से क्यों आजादी चाहिए आपको? चले, और माता-पिता को भी सोचना चाहिए कि हर बात में बच्चे को टोकना नहीं चाहिए कि हर चीज, हाँ जो जरूरत हो उसमें ही टोके। प्रश्न अगला, अध्यक्षात्मक शासन से आप क्या समझते हैं? अध्यक्षात्मक शासन कार्यपालिका प्रधान व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होती है। शासन विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी व्यवस्थापिका को जवाब नहीं देना पड़ता इसको अध्यक्षात्मक शासन में। डॉक्टर गार्डनर नाम के राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, राजनीतिक शास्त्री, कि अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष जो होता है, उसके मंत्री अपने समय के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल में स्वतंत्र होते हैं, विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं, और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी उत्तर नहीं देना होता। जैसे भारत में क्या है, संसद व्यवस्था लोकसभा के उत्तरदायी होती है, लोकसभा में जाकर के बहस करना पड़ता है। कोई भी मंत्री जो होता है, कोई भी काम करता है तो उसको लोकसभा में जाकर के ब्यौरा देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है, जवाबदेही होती है। अध्यक्षात्मक शासन में जवाबदेही नहीं होती है। ठीक है, ब्राजील, अमेरिका, लैटिन अमेरिका नहीं दक्षिण अमेरिका राज्यों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। दूसरी बात, इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती हैं, यानी व्यवस्थापिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी। व्यवस्थापिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है। कार्यपालिका में मंत्रिमंडल वगैरह सब आ जाते हैं, सरकारी कर्मचारी वगैरह, व्यवस्थापिका में नेता मंत्री, मतलब यह कहना है विधायक सांसद ये सब आते हैं। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन के समान नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका अलग नहीं होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे एकात्मक सरकार की परिभाषा दीजिए। एकात्मक सरकार, एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान के अनुसार केंद्र में यानी कि सेंट्रल में निहित होती है। जैसे भारत में क्या है, सारी शक्तियां केंद्र में निहित नहीं है। भारत में राज्यों के पास कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा राज्य जहां पर केवल केंद्र के पास ही सारी शक्तियां हो, राज्य के पास ना हो ज्यादा शक्तियां, वो राज्य केंद्र शासित, मतलब कि ये आपका एकात्मक सरकार होती है। ठीक है, होती है विविध स्थानीय सरकारें अपनी शक्ति केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती है, वो एकात्मक सरकार होती है। भारत जो है एकात्मक होते हुए भी संघात्मक है। अगला प्रश्न, संघात्मक शासन क्या होता है? फाइनर कहते हैं कि संघीय राज्य वह राज्य जिसमें अधिकार तथा शक्ति का कुछ भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित हो और दूसरा भाग स्थानीय क्षेत्रों के समुदाय के द्वारा विचार पूर्वक बनाई गई केंद्रीय संस्था को दिया जाए। यानी जैसे भारत में है कि भाई राज्यों को भी अधिकार है और केंद्र को भी अधिकार मिला है। अर्थात संघात्मक शासन वह शासन है जिसमें राज्य शक्ति केंद्रीय अर्थात संघ की सरकार तथा राज्यों की सरकारों के बीच में बटी हुई होती। कुछ पर जैसे राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है अपने यहाँ पर, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार का, और कुछ सूची यानी जिसको समवर्ती सूची कहते हैं उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं। तो आप देखते हैं यानी कि जब शक्ति का बंटवारा दोनों सरकारों में हो, राज्य सरकार में भी और केंद्र के सरकार में भी हो, तो उसको बोलते हैं मतलब क्या नाम है, संघात्मक शासन, जैसे भारत है। ठीक है, लेकिन भारत में केंद्र को ज्यादा पावरफुल दिया गया है, राज्यों को कम। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजनीतिक दल के मुख्य कार्य लिखिए। पॉलिटिकल पार्टी
पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं क्या क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल को कहा जाता है, ठीक है? ये बात ध्यान रखिए, जैसे कि भाजपा, कांग्रेस, ये सब राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दलों के निर्माण का आर्थिक आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कौन-कौन से काम करते हैं राजनीतिक पार्टी के लोग? क्या आप सभी लोग जानते भी होंगे। राजनीतिक दल जो है जनता का समर्थन लेने के लिए अपनी योजनाओं का जोरदार प्रचार-प्रसार करते हैं चुनाव के समय में। अभी शुरू हो जाएगा प्रचार-प्रसार 2027 वाला। दूसरी बात, सरकार का निर्माण करने के लिए राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करते हैं। ये लोग अपने दल से ही मंत्री नियुक्त करते हैं, यानी बहुमत प्राप्त करेंगे राजनीतिक पार्टी के लोग और उसी दल में से एक व्यक्ति निकालेंगे जो है मंत्री बनेगा, ठीक है, कोई कुछ बनेगा इस तरीके से। तीसरी बात है, चुनाव में यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, यानी कि किसी पार्टी को, जैसे भाजपा को बहुमत नहीं मिला, तो किसी दूसरी पार्टी का सहयोग लेकर के वो अपना सरकार बना सकती है। वह दल प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि आप देखते हैं कांग्रेस, ठीक है, वो प्रतिपक्ष के रूप में काम करेगी। और अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है, कांग्रेस दूसरे से मिलकर के बहुमत प्राप्त कर सकती है और पार्टियों से लेकर के कुछ चीजें, ठीक है, कुछ सांसद ले लिया, उधर से ले लिया, ये सब। चुनावों को सार्थकता चुनाव की सार्थकता राजनीतिक दलों से ही प्रकट होती है। चुनाव के समय वे अपनी घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जिसको आप मैनिफेस्टो कहते हैं। उनके मैनिफेस्टो में लिखा होता है कि हम क्या-क्या करेंगे, ठीक है? आप कभी भी चुनाव के लिए जब वोट मांगने के लिए आए लोग, तो आप सीधा-सीधा वोट मांगने वालों से पूछिए अब की बार कि आपके मैनिफेस्टो में क्या है? आप क्या करेंगे जीतने के बाद में जनता के लिए? आप मैनिफेस्टो निकलवा लीजिए उनका, घोषणा पत्र क्या है अब की बार का। और जब वो काम ना करे फिर दोबारा वोट मांगने आए तो एक ठो सोटा बढ़िया से रखिए। बताइए भैया आपने क्या कहा था, क्या किया नहीं, ठीक है? क्या थे, क्या होंगे और क्या हो गए हो आप, ठीक है? ऐसे पूछिए उनसे बैठ करके। वो पहले तो तैयार था, घोषणा पत्र में लिखा रहता है कि भाई हम बिजली पानी फ्री करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब कुछ लिखा रहता है। चौथी बात, पांचवी बात, राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता स्थापित करती है। जनता की समस्याओं को वे सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की स्थिति से जनता को अवगत करवाते हैं। कौन? जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेता विधायक जो होते हैं, सांसद होते हैं या विधायक होते हैं, वो अपने क्षेत्र के बारे में सरकार को बताते हैं कि भाई ऐसा हमारे क्षेत्र में चल रहा है, सड़क नहीं बनी है, ये नहीं हुआ है, तो वो बनवाते हैं, ठीक है। छठी बात है, राजनीतिक दलों के प्रचार से जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है, वोट वगैरह डालने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दबाव समूहों की भूमिका के निर्धारक तत्व लिखिए। दबाव समूह, देखिए पॉलिटिकल पार्टी तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो दबाव समूह होते हैं चुनाव में भाग नहीं लेते। जैसे कि आप देखते हैं आरएसएस हो गया, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, या आप देखते तमाम प्रकार के संगठन हो गए, तो वो सब संगठन जो होते हैं दबाव समूह है। सरकार में एक प्रकार से ये भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये सरकार को प्रभावित करते हैं, सरकार की राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक पार्टियां जो है इनसे मिली रहती है और बोलती है कि भाई हमारा मदद करो, तो ऐसे में ये सरकार से जनता का काम करवाने के लिए बनते हैं और सरकार जो होती है, सरकारें इन पर काम भी करती है, इनकी बातों को सुनती भी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि इनके पास जनमत होता है, लोगों का समर्थन होता है। दबाव समूह को प्रेशर ग्रुप कहते हैं अंग्रेजी में। दबाव समूह सर्वव्यापक है, परंतु विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में उसकी प्रभावशीलता और भूमिका में अंतर देखने को मिलता है। दबाव समूह की भूमिका के निर्धारक तत्व निम्नलिखित है। पहली बात पहली बात क्या है बेटा? पहली बात, व्यक्तियों को जहां लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, दबाव समूह खुले रूप में और अधिक सक्रिय के साथ कार्य करते हैं। दबाव समूहों की भूमिका इस बात पर भी निर्भर करती है कि शासन का स्वरूप अध्यक्षात्मक है अथवा संसदात्मक है। अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्थाओं में दबाव समूहों की प्रकृति जो होती है, नेचर जो होता है, अलग अलग हो सकता है। दूसरी बात, सामाजिक स्थिति और राज्य संस्कृति दबाव समूह के क्रियाकलाप के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। दबाव समूह बेसिकली जनता के को आगे बढ़ाने के लिए, जनता के कल्याण के लिए होते हैं, ठीक है, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए होती है, जनता की बात जो होती है उसको सरकार माने, इसके लिए उस सरकार को मजबूर भी करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ चुका है, व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास के कारण लिखिए। ह्रास माने कमी क्यों हो रही व्यवस्थापिका? पहली बात, कल्याणकारी कार्य। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में कल्याणकारी कार्यों के महत्व में तीव्रता से वृद्धि हो रही है, यानी कि जो कल्याणकारी काम है, जनता का, हर एक सरकार क्या चाह रही है कि जनता का कल्याण हो, जनता आगे बढ़े, ठीक है। इसके संपादन का संपूर्ण उत्तरदायित्व कार्यपालिका पर होता है, यानी कार्यपालिका पर ही दायित्व होता है कि भाई जनता का कल्याण करे। जैसे रेल मंत्री रेल वाला सुविधा करे, ठीक है, या खाद्यान्न मंत्री खाद्य पूर्ति वाला, सब कुछ अपने अपने मंत्रियों पर डिपेंड हो जाता है। ये मंत्री कार्यपालिका से ही बनते हैं।
तो कार्यपालिका पर लोड आया था कि भाई जनता का हमको क्या करना है, वेलफेयर करना है, लोक कल्याण करना है। इस कारण से उसके प्रभाव में वृद्धि होती जा रही जनता के बीच में। ठीक है। दूसरी बात है दलीय स्थिति। कार्यपालिका में सम्मिलित लोगों की दलीय स्थिति विधायिका के सदस्यों से अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ और प्रभावशाली होती है। सभी लोकतांत्रिक प्रणालियों में वह प्रभावशाली नेता होता है। उसके प्रभाव और व्यक्तित्व के कारण से कार्यपालिका के प्रभाव में वृद्धि और विधायिका के प्रभाव में ह्रास होता जा रहा है। यानी कि कार्यपालिका आगे बढ़ती है और जो कानून यानी विधायक सांसद होते हैं उनको उतना कोई नहीं याद रखता है, लेकिन जो मंत्री होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों को लोग याद रखते हैं क्योंकि मंत्री लोग अपने क्षेत्र में काम करवाते हैं। ठीक है। इस वजह से कार्यपालिका के क्षेत्र में आप देखते बढ़ोतरी हो रही है और व्यवस्थापिका के क्षेत्र में घटोतरी हो रही है। कार्यपालिका की शासनिक स्थिति। शासन के संचालन का पूर्ण अधिकार कार्यपालिका का होता है। विधायिका के सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी कृपा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें प्रभावित करने में जो सदस्य जितना अधिक सफल रहता है उसे उतनी ही सफलता प्राप्त होती है। कार्यपालिका की इस प्रशासनिक स्थिति की वजह से उसके प्रभाव में वृद्धि होती है और विधायिका के प्रभाव में घटोतरी होती है, ह्रास होता है। तो विधायिका जो है वो अब उतना ज्यादा एक प्रकार से प्रासंगिक नहीं रही जितना कार्यपालिका रही है। कार्यपालिका जो है प्रासंगिकता उसकी बढ़ी है और विधायिका की प्रासंगिकता घटी है। अगला प्रश्न आ चुका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। न्यायपालिका, इससे पहला आशय यह है, न्यायपालिका मतलब कि जो न्यायालय होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इससे पहला आशय यह है कि इसे शासन के एक स्वतंत्र अंग के रूप में होना चाहिए, अर्थात इसे किसी दूसरे के अधीनस्थ नहीं होना चाहिए। सरकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए राजनीति मतलब इस पे, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होना चाहिए। किसको? न्यायपालिका को। न्यायपालिका किसी के अंदर में नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि इसे विधायिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, यानी किसी विधायक किसी मंत्री का उस पर नहीं चलना चाहिए। न्यायालय में जो जज हो दोनों पक्षों को सुने उसके बाद में निर्णय ले। विधायिका और कार्यपालिका इसके निर्णयों को किसी भी रूप में प्रभावित करने की स्थिति में ना हो। इसका तीसरा अर्थ यह है कि न्यायाधीश निर्णय करते समय अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसी पर किसी पर कोई दबाव ना हो, वो निष्पक्षता के साथ भयभीत रहने की समस्त परिस्थितियां मतलब कि ना हो, ताकि वो डरे ना किसी से, स्वतंत्र होकर के अपने निर्णय ले। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय यह नहीं है कि वह संविधान और विधियों से मुक्त हो जाए। न्यायपालिका जज भी इतने पावरफुल नहीं हो जाएंगे कि वह एक प्रकार से संविधान के दायरे में रह करके काम ना करें। संविधान और न्याय और कानून और विधि इनके अकॉर्डिंग ही न्यायपालिका को काम करना होगा। संविधान से बड़ा न्यायपालिका भी नहीं होती है। संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके ही न्यायपालिका काम करे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अर्थात उन्हें उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए न्यायपालिका को संविधान का। ठीक है। अगली बात, इस बात पर दबाव समूहों का प्रभाव निर्भर करता है कि राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। कुछ दलों का आधार इतना संकुचित और सीमित होता है कि वे दबाव समूहों के ही रूप में कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और चौथी बात, दबाव समूह लंबे समय से चले आ रहे हैं, उनके पास क्षमता, वित्तीय संगठन और मतलब कि सुयोग्य नेतृत्व होता है। दबाव समूहों के बारे में यहाँ पर दो टॉप पॉइंट आ गए, तो दबाव समूह के बारे में, दबाव समूह भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संविधानवाद के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण कैसे करते हैं, इसके उपाय बताएं। देखिए कई उपाय हैं। पहली बात, जन समुदाय को संतोष। राज्य उस जन समुदाय को संतुष्ट करे जिसके सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उस पर है, यानी कि जो उत्तरदायित्व उसके पास है, जनता को सुरक्षित कर, जिनको जनता को उत्तर देना है, तो जनता को बताएं कि भाई हाँ, हम आपने कहा था, हम इतना काम कर दिए, जनता के बीच में जाए। दूसरी बात, प्रभुसत्तात्मक शक्तियों का प्रयोग। अराजकता की स्थिति से बचने के लिए राज्य प्रभुसत्तात्मक शक्तियां अपने पास रखे, क्योंकि ऐसा समाज जो अपने अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मनमानी करने देता है, समाज नहीं बल्कि अराजक जन समूह मात्र बन जाता है। ठीक है। तो ऐसे में जनता वही काम कर सके जो कि संविधान के अकॉर्डिंग हो, सरकार के खिलाफ ना हो, मतलब सरकार के खिलाफ हो लेकिन संविधान के खिलाफ ना हो। तो चौथी बात, तीसरी बात, व्यक्तिगत अधिकारों की अक्षुण्णता। नागरिक समूह को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों को उसके द्वारा अनावश्यक रूप से क्षति नहीं पहुंचेगी। ठीक है। व्यक्तियों का अधिकार बना रहेगा ताकि व्यक्ति जो है संविधान में विश्वास कर सके। इस चौथी बात, एकात्मक राज्यों में सुधार। एकात्मक राज्यों में व्यवहारिक रूप से प्रभुसत्ता के वास्तविक विभाजन के उद्देश्य से कुछ सुधार किए जाएंगे। इससे ना तो संपूर्ण देश में स्थित एकमात्र विधानमंडल राज्य की विभिन्न इकाइयों में अत्यधिक दूर पड़ेंगे और नहीं विधानमंडल पर कार्य का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि जनता अपने प्रतिनिधियों की कार्यवाहियों की में रुचि लेने में
उदासीन हो जाए अथवा विधानमंडल का उन क्षेत्रों से संपर्क टूट जाए जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब यह है कि विधायकों को और सांसदों को ये चाहिए कि वो जनता से कनेक्टेड रहें, जनता से बातचीत करते रहे, जनता को बताते रहे कि भाई कोई कानून बना है तो संविधान के दायरे में बना है। तब संविधानवाद जो होगा जनता में आएगा, जनता संविधान के प्रति और एक प्रकार से रुचि दिखाएगी। अगली बात है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप। संवैधानिक लोकतंत्र प्रभावशाली रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य नहीं कर सकता। संविधानवाद का एक अंतर्राष्ट्रीय नमूना विश्व के उस समस्त भाग के लिए बनता जा रहा है जिसका कि शासन लोकतंत्रीय रूप से होता है। कुल मिलाकर के जो है हमारे यहाँ पर संविधान के बारे में बताना चाहिए कि संविधान केवल यहाँ पर ही नहीं ऐसा बल्कि पूरे संसार में यही चीज चल रही है, लोग उसके मानेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली क्या है? देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा प्रत्येक समुदाय और संस्था को उसकी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इस पद्धति को अपनाने के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक मतदाता को उतनी ही संख्या में मत देने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार चुने जाते हैं। इस प्रकार के चुनाव के अंतर्गत उन उम्मीदवारों को विजयी समझा जाता है जिन्हें अपेक्षाकृत बहुमत नहीं वरन मतदाताओं की एक निश्चित जनसंख्या का समर्थन मिलता है। चुनाव कोटा प्राप्त हो जाए। इस प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम पद्धति को अपनाया जाता है। बेसिकली भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पृथक निर्वाचन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? पृथक माने अलग, निर्वाचन माने चुनाव, प्रणाली माने सिस्टम। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, देखिए इस प्रणाली में निर्वाचन यानी चुनाव क्षेत्र मजहब या संप्रदाय के आधार पर बनाए जाते हैं। ठीक है, पृथक में यानी हिंदू के लिए अलग निर्वाचन, मुसलमानों के लिए अलग। ऐसे तो किया था अंग्रेजों ने। भारत में नवीन संविधान लागू होने से पूर्व इसी प्रणाली को अपनाया जाता था अंग्रेजों के समय में। इस पद्धति के द्वारा विभिन्न संप्रदायों को मानने वाले के पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना देते, यानी कि भाई यहाँ पर केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा या इस तरह। एक संप्रदाय के व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों का चुनाव अपने संप्रदाय में से कर सकते हैं। इस प्रकार मुसलमान, ईसाई, सिख आदि विभिन्न संप्रदायों के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र थे। मुसलमान मुसलमानों को चुन सकता है, ईसाई ईसाई को अपना चुन सकता है नेता। ठीक है, सिख सिख का। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1909 ईस्वी का जो अधिनियम आया था उसको बना करके मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि अलग चुनने का अधिकार दे दिया। इसी प्रकार 1919 में सिखों को तथा हरिजनों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रणाली से में मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम प्रत्याशी ही खड़े हो सकते थे और उनके केवल मुसलमान ही मत दे सकते थे। इसमें कई गंभीर दोष हैं। इससे राष्ट्रीय भावनाओं पर कुठाराघात होता है तथा धार्मिक और सांप्रदायिक विद्वेष प्रबल हो जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखिए, यानी कि इसमें धार्मिक जो है चीजें, इसमें विद्वेष मतलब विद्वेष बढ़ जाता है। जैसे मुसलमान मुसलमान को चूज कर लिया, हिंदू हिंदू को चूज कर लिया, तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कत होगी, संप्रदायवाद बढ़ेगा। ठीक है, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मताधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या? मताधिकार, मत देने के अधिकार को, वोट देने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। मताधिकार दो शब्दों से मिलकर के बना है, मत धन अधिकार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मत देने या राय प्रकट करने का अधिकार। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र राज्यों में साधारणतया नागरिकों को विचार, लेखन या भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करके यह छूट दी जाती है कि यह किसी भी समस्या के संबंध में नागरिकों के द्वारा प्रकट किया जाने वाला मत राज्य के द्वारा स्वीकार कर भी लिया जाता है और नहीं भी किया जाता है। तो ये एक प्रकार से ये मत होता है। मत देने का अधिकार हर मामले में जनता को होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, मानवाधिकार का अर्थ बताइए। मानवाधिकार क्या है भैया? मानव का अधिकार, मानव होने के नाते जो आपको अधिकार मिलता है उसी को मानवाधिकार कहते हैं। विश्व मानवाधिकार आयोग भी है जो कि मनुष्य के कहीं पर किसी भी देश में अगर मानवों के ऊपर अत्याचार होता है तो ये मानवाधिकार आयोग जो है उसमें जाता है। मानवाधिकार आयोग का अर्थ, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं तथा सुविधाएं हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना समुचित विकास नहीं कर पाता। व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता या उसके अधिकार नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति जो है अपना विकास नहीं कर पाता। अधिकारों के प्राप्त होने से नागरिकों के चहुमुखी विकास का मार्ग खुल जाता है। जब मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक दशाएं तथा सुविधाएं यानी राज्य या सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो वे मानवाधिकार का रूप धारण करते हैं। इस प्रकार मानवाधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों यानी दशाओं और सुविधाओं से होता है जिनमें मानव का सर्वोच्च कल्याण निहित हो, यानी कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी दशाएं जिसमें क्या हो,
मानव का सर्वोच्च कल्याण निहित हो, उसी को क्या बोलते हैं, मानवाधिकार। प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि अधिकार भारत की अधिकार राज्य की आधारशिला होती है। ये वे गुण होते हैं अधिकार जो राज्य शक्ति के प्रयोग को नैतिक रूप से देते हैं। ये प्राकृतिक अधिकार इस अर्थ में है कि अच्छे जीवन के लिए उनका अस्तित्व आवश्यक है। नागरिकों को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास तथा उनके जीवन के उत्थान और कल्याण हेतु अनेक राष्ट्रों के संविधानों में मूल अधिकारों की व्यवस्था करी गई है। हर एक जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आप देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करी गई है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए 3 प्रयास बताएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनको शिक्षित, प्रशिक्षित और समाज उपयोगी बनाने के लिए महिलाओं को तमाम प्रकार के कल्याण संबंधित तमाम कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें पहला है आपका, भारत की कुल जनसंख्या लगभग 50% भाग महिलाओं से संबंधित है। स्पष्ट है कि इतने विशाल भाग की उपेक्षा करना, इसको नेग्लेक्ट कर देना, इस पर विचार न करना बहुत ही अन्याय होगा महिलाओं के साथ। सन 1971 ईस्वी में देश की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने तथा उनमें सुधार करने की दृष्टि से एक समिति का गठन किया गया, जिसने 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इस समिति के द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के आधार पर सरकार ने क्या किया, महिला कल्याण कार्यक्रम जो है शुरू कर दिए, जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया गया। दूसरा काम जो है महिलाओं के कल्याण के लिए क्या शुरू किया गया, महिलाओं को पुरुषों के ही समान वेतन प्रदान करने की व्यवस्था के लिए सरकार के द्वारा 1979 में समान वेतन अधिनियम, यानी कि पुरुषों के समान अधिकार मिला वेतन में, यानी जितना पुरुष वेतन पाएगा उतना महिला भी पाएगी, ताकि स्त्रियों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हो सके। तीसरी बात, स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार के द्वारा 1961 और 1976 में मातृत्व हित लाभ अधिनियमों यानी विचारधाराएं आई, अधिनियम पारित हुआ। इसमें मातृत्व हित और उसके लिए अधिनियम पास किया गया, ठीक है, ताकि महिलाओं का कल्याण हो सके। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न देखेंगे, संसदात्मक शासन से आप क्या समझते हैं। देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था या उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था ही है। इंग्लैंड में भी यही व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित ना होकर के पूरे मंत्रिमंडल या कैबिनेट नामक एक समिति में निहित होती है। जैसे मंत्रिमंडल पूरा का पूरा होता है, उसमें कई मंत्री, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कहते हैं। प्रोफेसर गेटल कहते हैं कि संसदात्मक शासन शासन के उस रूप को कहा जाता है जिसमें मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री अर्थात वास्तविक कार्यपालिका का जो अपने अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका मतलब कोई मंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री परिषद का सदस्य हो, वह व्यक्ति अब जो भी कोई काम करेगा उस काम को बताना पड़ेगा कि हमने ये किया है, इसका फायदा ये होगा, उत्तरदायी होगा व्यवस्थापिका में। व्यवस्थापिका माने कानून को जो बनाने वाली संस्था है, संसद भवन जो है, वहां पर जाकर के उत्तरदायी होना पड़ेगा, देना पड़ेगा। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, क्योंकि आधुनिक राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के प्रायः 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक जो है लोकसभा। अतः मंत्रिमंडल वास्तव में उस सदन के नियंत्रण में होता है जिसे वित्तीय मामलों पर अधिक शक्ति प्राप्त होती है। वित्तीय मामलों में किसको शक्ति प्राप्त होती है, लोकसभा को, जो निर्वाचकों का भी अधिक सीधे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। निर्वाचक मतलब जैसे कि लोकसभा के सांसद जो है हम लोग चुन करके भेजते हैं, यहाँ पर जो सांसद बनते नहीं है सांसद, ठीक है, तो उन लोगों को हम लोग चुनते हैं 10 लाख या 10-15 लाख 12 लाख पे जो होता है, ठीक है, तो जाते हैं वो वहां पर संसद भवन में बैठते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो भी काम करेगी व्यवस्थापिका को बताना पड़ेगा कि भाई हमने ये किया, उत्तरदायी होती है, यानी व्यवस्थापिका के लोग प्रश्न करते हैं, ठीक है, तो इसी के नाम से पुकारा है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था ये है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन की दार्शनिक पद्धति को समझाइए। दार्शनिक पद्धति, फिलोसॉफिकल मेथड। अब तक जिन पद्धतियों का हमने अध्ययन किया वे सब आगमनात्मक पद्धति मान सकते हैं। आगमनात्मक पद्धति में यथार्थ जगत से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उन पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार किया जाता है और निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष ही सामान्य नियम या सिद्धांत कहलाते हैं। इसको आगमनात्मक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में कार्य कारण के संबंध स्थापित किए जाते हैं। कार्य मतलब कोई भी कार्य क्यों हुआ, उसका क्या कारण रहा, इसके बारे में पूरी जानकारी बताइए। इसके विपरीत एक दूसरी पद्धति होती है, इसको बोलते हैं निगमनात्मक पद्धति, डिटेक्टिव पद्धति। इसमें प्रथम जो होता है आदर्श सिद्धांतों की स्थापना करी होती पहले से होती है। कुछ सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उन सिद्धांतों पर चलने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार आगमन पद्धति यथार्थ से
आदर्श की ओर ले जाती है, यानी यथार्थ से, जो कुछ पहले से पता है, यथार्थ से एक नियम बनाने की ओर ले जाती है। ठीक है, कौन सी पद्धति? आगमन पद्धति। जबकि निगमन पद्धति जो होती है आदर्श से यथार्थ की ओर ले जाती है, यानी पहले आदर्श से कोई नियम दिया है, उस नियम को हम सिद्ध करते हैं, उसको सही बताते हैं। कोई भी नियम पर रिसर्च करके हम उसको सही बनाते हैं, ये होता है निगमनात्मक पद्धति, निगमन करते हैं सूत्रों का। ठीक है, ऐसे ही आगमन पद्धति क्या होती है? कोई यथार्थ, पहले कोई सत्य आपको मिला, कोई फैक्ट जानकारी मिली है, उस फैक्ट के आधार पर कोई आप नियम बना दे, वो आदर्श होता है, आगमनात्मक पद्धति है। ठीक है, तो राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन की दार्शनिक पद्धति निगमनात्मक पद्धति, यानी कि ये सूत्र पहले क्या होते हैं? एक आदर्श को देखता है, उस आदर्श को लेकर के फिर एक फैक्ट निकालता है, जानकारी देता है, यानी यह आदर्श से यथार्थ की ओर ले जाती है। ठीक है, जो राजनीतिक पद्धति है, इस पद्धति में दार्शनिक ऐसे आदर्श सिद्धांतों की स्थापना करता है जो उसकी दृष्टि से जनहितकारी, यानी जनता के लिए हितकारी होता है। तत्पश्चात उन आदर्श सिद्धांतों के आधार पर राजनीति के क्रियाकलापों की व्याख्या करता है। ये सिद्धांत मूलतः काल्पनिक होते हैं और दार्शनिक की अपनी आदर्श मान्यताओं के आधार पर निर्मित होते हैं। दार्शनिक अपने इन आदर्श सिद्धांतों को सत्य और स्वयं सिद्ध मान करके चलता है। इसमें सबसे बड़ा दोष यह होता है कि ये सिद्धांत पूर्व प्रयोग या परीक्षण के द्वारा स्थिर नहीं किए जाते हैं, वरन दार्शनिक के अपने चिंतन, अपने मनन और अपनी कल्पना का परिणाम होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, व्यवहारवादी अध्ययन की सीमाएं विवेचित कीजिए, विवेचन कीजिए। व्यवहारवादी अध्ययन क्या होता है राजनीतिक शास्त्र का? व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति आजकल अधिक अधिक मतलब कि अधिकाधिक देशों में लोकप्रिय हो रही है, हर एक देश इसी को अपना रहे हैं, किंतु इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, जिसकी ओर प्रोफेसर सिबली नाम के विद्वान ने संकेत किया। ये सीमाएं निम्नलिखित प्रकार की हैं। कैसे? पहली बात, व्यवहारवादी अध्ययन के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणियां शुद्ध वैज्ञानिक नहीं होती हैं, एकदम सत्य नहीं होती हैं, कुछ सत्य होती है, आंशिक रूप से सत्य होती है इन भविष्यवाणियों में, परंतु किंतु यदि ऐसे तमाम प्रकार के शब्दों को जोड़ा होता है जो इनकी वैज्ञानिकता में शंका उत्पन्न करती है, यानी कि शुद्धता में शंका उत्पन्न करती है। दूसरी बात, व्यवहारवादी उपागम जो होता है, व्यवहारवादी अध्ययन का क्षेत्र सीमित होता है, वह केवल वर्तमान मानव व्यवहार क्या है और क्यों है, इसी का अध्ययन करता है। वर्तमान मानव व्यवहार क्या है और क्यों है, इसका अध्ययन करता है। भूतकाल में वह कैसा था और क्यों था, भविष्य में वो कैसा होगा और क्यों होगा, इसका उत्तर नहीं देता है। ठीक है, इस वजह से व्यवहारवादी उपागम जो है केवल वर्तमान के परिवेश में काम करता है। व्यवहारवादियों के वैज्ञानिक प्रयास इतने अधिक सहायता प्रदान नहीं करते हैं भविष्य की चीजों को बताने में, भूत की चीजों को बताने में। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमें इतिहास और राजनीतिक दर्शन की मदद लेनी पड़ती है। तीसरी बात, व्यवहारवादी मानव जीवन के यथार्थ व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं, आदर्श का नहीं करते। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। इसीलिए वे आदर्श निरूपण अथवा नीति निर्धारण में सहायक नहीं होते। नीति निर्धारण में जीवन मूल्यों के विभिन्न विकल्पों में से एक को ही चुना जाता है, जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के विरुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास का संबंध बताइए। राजनीतिक शास्त्र और इतिहास अपने आप में संबंधित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरे, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इतिहास जननी है राजनीतिक विज्ञान की। देखिए, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास का संबंध, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास का आपस में घनिष्ठ संबंध है। राजनीतिक शास्त्र मनुष्य के राज्य संबंधी क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। इतिहास जो है मनुष्य के समग्र भूतकालीन जीवन का अध्ययन करता है, उसमें राजनीतिक पहलू, आर्थिक पहलू, सामाजिक सांस्कृतिक सब पहलू आ जाते हैं। इतिहास में विगत काल की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कला संबंधी परिस्थितियां, कारणों, परिणामों, घटनाओं के साथ उनके परिणामों का अध्ययन भी करवाता है। इस प्रकार इतिहास मनुष्य के राजनीतिक जीवन का भी अध्ययन करता है, अतः दोनों शास्त्र आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आप देखिए, इतिहास में भी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी जाती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही अधिकतर आप पढ़ते हैं, तो राजनीति से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है इतिहास का। इसीलिए बीए में जब भी आप सब्जेक्ट लेते तो हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट बड़ा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक शास्त्र और समाज शास्त्र का संबंध बताएं। देखिए, समाज शास्त्र समाज के संगठन, उसके स्वरूप और उसके सामाजिक जीवन का विधिवत अध्ययन करता है समाज शास्त्र। यह सामाजिक समुदायों तथा सामाजिक जीवन के नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन भी करता है समाज शास्त्र। जबकि राजनीतिक शास्त्र सामाजिक जीवन के एक अंक यानी राजनीतिक पहलू का ही अध्ययन करता है। समाज शास्त्र समाज जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, जबकि राजनीतिक शास्त्र केवल सामाजिक, राजनीतिक शास्त्र मनुष्य के केवल राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है, और समाज शास्त्र जो सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, उसमें सामाजिक पहलू भी आ जाता है। ठीक है, राज्य और सरकार समाज के ही अंग है, अतः समाज शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ है और उसमें आपस में गहरा संबंध है। ठीक है, इसके अलावा अगला आप देखेंगे, अगली चीज आप देखेंगे भाई,
अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्यवहारवाद की प्रमुख सीमाओं और सीमाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। देखिए व्यवहारवाद की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहली बात, व्यवहारवाद अपने आप को उन्मूल निरपेक्ष मानता है, लेकिन स्वयं व्यवहारवादी का व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसके ज्ञान की सीमाएं, साधन, राग द्वेष, झुकाव एवं पक्षपात ऐसे तत्व हैं जो उसके व्यवहारात्मक अध्ययन को प्रभावित करते हैं। उसके द्वारा विषयों का जो चयन किया जाता है वह भी उसके अपने मूल्यों और विचारधाराओं से ही प्रभावित होता है। दूसरी बात, व्यवहारवाद की सीमाएं क्या है? नीति निर्माण संबंधी मामलों में राजनीतिज्ञों हेतु व्यवहारवाद तथा व्यवहारवादियों का उपयोग अत्यधिक सीमित हो जाता है, क्योंकि नीति निर्माण में एक नहीं अनेक तत्व महत्व होते, जबकि नीति निर्धारण में, ठीक है, ये एक ही तत्व की बात करते हैं। तीसरी बात, व्यवहारवादी वैज्ञानिक और तकनीकी साधनों पर आधारित बल देते हैं, ऐतिहासिक अनुभव की उपेक्षा करते हैं। ऐतिहासिक चीजों पर नहीं ध्यान देते, केवल वर्तमान में चीजें चल रही है उसी के बारे में बात करते हैं। व्यवहारवाद मानव व्यवहार का अध्ययन विशिष्ट परिस्थितियों में करता है, उसका क्षेत्र क्या क्यों तक ही सीमित है, जबकि राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र कैसा क्यों तक विस्तृत है। अतः इसके लिए हमें राजनीतिक दर्शन और इतिहास की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर व्यवहारवाद क्या है भैया? उत्तर व्यवहार, उत्तर माने बाद में, व्यवहारवाद के बाद में विचारधारा है उत्तर व्यवहारवाद। देखिए उत्तर व्यवहारवाद की पहली विशेषता, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवाद ने धर्मनिरपेक्षता पर बल देकर के राजनीति विज्ञान को नीरस तथा प्रयोजनहीन बना दिया, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने क्या किया? मूल्यों की निर्णायक भूमिका तथा महत्व को स्वीकार किया। उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता यह है कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों हेतु प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को केंद्रीय स्थिति में मतलब लानी पड़ेगी, मूल्यों को केंद्रीय स्थिति में लाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता जरूरी है। व्यवहारवाद अमूर्त उदाहरणों तथा विकल्पों के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जो आया, उत्तर व्यवहारवादी समाज की तत्कालीन समस्याओं की उपेक्षा नहीं करता, जो उस समय की समस्याएं तत्काल में उन समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि इस बात पर जोर देता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य मानव जाति की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ना और आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, न कि भविष्य की या वर्तमान, मतलब वर्तमान की जो समस्या है उसको निपटाया जाए किसी तरीके से। ये चीजें ध्यान रखेंगे। इससे पहले आप लोगों ने मध्यकालीन इतिहास का वीडियो देखा होगा कल की मतलब आज की परीक्षा में, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने दिया था, उसको भी देखा होगा। ऐसे ही हिंदी का दिया है, पॉलिटी का दिया है, सबका दे चुका हूँ। पॉलिटी का आज आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा आपको और चीजें मिलेंगी बेटा, कौन सी? जैसे आपको इसके अलावा आपको सोशियोलॉजी का आपका कल वीडियो आ जाएगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। 91 61 93 60 62 इस पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। इन बच्चों को ग्रुप में ज्वाइन होना है, यानी कोर्स लेना है, क्रैश कोर्स। एसएमएस कीजिए अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर के नेम लिखकर के आप भेज दीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप चलता है, इसी व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे। सेकंड सेमेस्टर का जो आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाले सारे बच्चे हैं, 100 रुपये फीस उनके लिए रखी गई है। सभी सब्जेक्ट का इसमें मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे हमारे थर्ड सेमेस्टर में जुड़ना चाहते हैं, अभी से थर्ड सेमेस्टर क्लास प्रारंभ हो चुकी है, ग्रुप बन चुका है, तमाम पीडीएफ वगैरह उसमें मिल रहे हैं आपको, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। पहले से सीरीज वगैरह आपको खरीदने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के लिए भी यही सेम प्रोसेस है, केवल 100 रुपये फीस थर्ड सेमेस्टर की है, ठीक है। तो अगर आप चाहते जुड़ने के लिए जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको बहुत सारे। इसके अलावा सभी वीडियोस की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सभी चैप्टर से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की भी, लिखित की भी। ऑब्जेक्टिव की लगभग 5 से 10 मॉडल पेपर की व्यवस्था की जाएगी। आपकी बार ऑब्जेक्टिव की आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, और जो लिखित टाइप के क्वेश्चन होंगे ये भी आपके आंसर के साथ क्वेश्चन मिलेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। तो यानी कि बहुत बेहतर अंदाज में, बहुत ही बेहतर ढंग से आपके लिए व्यवस्थित किया जा रहा है सब कुछ। सभी विश्वविद्यालयों का लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको बता दूं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु पाटेश्वरी वाला स्कूल, मतलब सारे विश्वविद्यालय, या फिर इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड, मासा कुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़, ठीक है। इसके अलावा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा और थर्ड सेमेस्टर में जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करिए। थर्ड सेमेस्टर अगर आप चाहते हैं कि हमको गुरुजी सेकंड का भी चाहिए और थर्ड का भी चाहिए, तो क्या हमारे लिए कुछ छूट है? तो सेकंड और थर्ड के लिए अगर आपको चाहिए तो केवल 150 रुपये फीस आपकी लगेगी, यानी 50 रुपए की आपकी छूट लग जाएगी। सेकंड सेमेस्टर का आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर का 6 महीने तक कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिनको भी जुड़ना वो जुड़ सकते हैं, फटाफट से एसएमएस कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से आप सभी लोग अभी तुरंत जुड़ जाइए। मात्र
₹100 फीस में सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है? सारे सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सब कुछ आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव लिखे सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है? यानी कि आपका मेजर, माइनर, को-करिकुलर सबकी तैयारी आपकी बेहतर अंदाज में हो जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए। मेरे हिसाब से आप सेकंड और थर्ड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वालों को चाहिए कि सेकंड और थर्ड दोनों में जुड़ जाएँ। ठीक है? केवल ₹150 फीस।